याद दिलाने के लिए धन्यवाद। रुद्र ने चुपके से यह बात लिख ली। त्रिशय के मामले के बारे में मुझे भी उम्मीद है कि तुम इसे गुप्त रख सकोगी, सम्राट त्रिलोचन ने फिर गंभीर भाव से कहा। एक बार यह बात बाहर आ गई तो मुझे डर है कि काफी हंगामा मच जाएगा और तुम भी निशाने पर आ जाओगे। इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे, तुम्हारे या मेरे बस के बाहर। रुद्र समझ गया। रुद्र ने सिर हिलाया। उसे स्वाभाविक रूप से इस मामले की गंभीरता का अंदाजा था। चूंकि धनगिरी कबीला के लोगों ने उस समय 7वीं राजकुमारी पर हमला किया था, इसलिए यदि उन्हें पता चल जाता कि वह पूरी तरह से ठीक हो गई है तो क्या वे उसे रोक देते? ऐसी स्थिति में वह भी निशाना बन जाएगा। रुद्र धनगिरी कबीला की शक्ति का अनुमान लगा सकता था। खासकर राजकुमारी त्रिशय के भीतर की शक्तिशाली रक्त ऊर्जा को महसूस करने के बाद वह कल्पना कर सकता था कि उनका कुल कितना शक्तिशाली होगा। सम्राट त्रिलोचन ने उस समय जो दिव्य क्षमताएं प्रदर्शित की थीं, वे भी असाधारण थीं, इसलिए वह खुद पर मुसीबत लाने की मूर्खता नहीं कर सकते थे। यह अच्छा है। सम्राट त्रिलोचन ने संतोष में सिर हिलाया। इसके बाद दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की और रुद्र ने सम्राट त्रिलोचन को प्राप्त किए गए गठन झंडे वापस कर दिए। हालांकि ये संरचना ध्वज असाधारण थे, इन्हें केवल फैंग वंश के वंश और विशेष विधियों से ही सक्रिय किया जा सकता था। ये रुद्र के लिए बेकार थे। फीनिक्स रिज पर लौटते हुए रुद्र ने तुरंत अपना मनभक्षण स्वर्ग टॉवर में डुबो दिया। क्या पूछना चाहते हो? पूछो। आत्मा के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए मीनार के अंदर मौजूद स्वर्ग की भक्षक गौरैया हिली, चमकी और मुट्ठी के आकार की गौरैया में तब्दील होकर रुद्र के कंधे पर बैठ गई। उसने आलस से कहा, क्या तुम मेरी इस मार्शल आत्मा की उत्पत्ति जानते हो? रुद्र का मन डोल उठा और उसकी हथेली में एक हरी शाखा प्रकट हुई। शाखा एक चमकदार हरे प्रकाश से चमक रही थी, जिससे एक धुंधली धुंध निकल रही थी, जिससे रुद्र की हथेली एक हरे समुद्र की तरह लग रही थी, जिसके भीतर शाखा छिपी हुई थी और हल्की सी हिल रही थी। तुम्हारी इस मार्शल आत्मा में जीवन सार है। इससे उत्पन्न आत्मा के मोती न केवल जीवन शक्ति बहाल कर सकते हैं, बल्कि इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के सभी सार को निगलने की क्षमता भी है। इन संकेतों को देखते हुए मुझे लगता है कि यह जीवन मार्शल आत्मा जैसा दिखता है, जो शीर्ष 10 प्राचीन मार्शल आत्माओं में से एक है। भक्षक स्वर्ग गौरैया ने ध्यान से उस शाखा को देखा जो रुद्र की हथेली में दिखाई दी और एक पल के चिंतन के बाद कहा, लाइफ मार्शल सोल। रुद्र ने भौहें उठाईं। उसका चेहरा थोड़ा चौंका। उसने पहली बार लाइफ मार्शल सोल के बारे में सुना था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा ही होना चाहिए, स्वर्गीय गौरैया ने कहा। क्या ऐसी कोई मार्शल आत्मा है? रुद्र ने इस जीवन मार्शल आत्मा के बारे में जिज्ञासा से पूछा। स्वाभाविक रूप से, भक्षक स्वर्ग गौरैया ने कहा। युद्ध कला का मार्ग विशाल है, स्वर्ग और पृथ्वी गहन है और अनगिनत शक्तियां हैं। कुछ सर्वोच्च प्राणियों ने विभिन्न गहन सत्यों की साधना की और देवता बन गए। भले ही वे नष्ट हो जाएं, उनकी दिव्य क्षमताएं वंशों या युद्ध आत्माओं के माध्यम से आगे बढ़ती रहेंगी। धनगिरी कबीला की विशेष रक्तरेखा और अभिमन्यु कुमार की आइस मार्शल सोल की तरह, ये सभी इसी से उत्पन्न हुए हैं, बस अलग अलग तरीकों से प्रकट होते हैं। ये तो बस हिमशैल का सिरा है। जब आप बाद में उस विशाल दुनिया में कदम रखेंगे तो आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो तुम्हारा मतलब है कि मेरी मार्शल आत्मा भी किसी वंश से विरासत में मिली है? रुद्र ने भौहें चढ़ाईं और कहा, लेकिन मेरे शाह परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई मार्शल आत्मा ऐसी नहीं है, बल्कि एक और शक्तिशाली युद्ध आत्मा है। मैं इस जीवन मार्शल आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? क्या यह मेरी माँ से उत्पन्न हुई है? इसके अलावा रुद्र शायद ही किसी अन्य संभावना के बारे में सोच सकता था, या शायद वह शाह परिवार के वंश का था ही नहीं। मुझे लगता है कि यह तुम्हारी माँ से विरासत में मिलना चाहिए। स्वर्गीय गौरैया की आंखें चमक उठीं, मानो वह कुछ सोच रही हो। फिर उसने हल्के से कहा, मेरी माँ। रुद्र ने कहा, चूंकि तुम स्वर्ग राजधानी क्षेत्र से हो तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि किस कुल के पास जीवन मार्शल आत्मा है। तो फिर तुम मेरी माँ की पहचान का अंदाजा लगा पाओगे। रुद्र की आंखें थोड़ी उत्तेजित थीं। अगर ऐसा है तो वह अपने पिता को भी ढूंढ सकता है। जीवन मार्शल आत्मा प्राचीन शीर्ष 10 मार्शल आत्माओं में 10वें स्थान पर है, भक्षण स्वर्ग गौरैया ने कहा। 10वें स्थान पर? रुद्र ने भौहें उठाईं और पूछा, शीर्ष 9 मार्शल आत्माएं कौन सी हैं? पहले स्थान पर 6 पथों वाली मार्शल आत्मा है। किंवदंती है कि जिनके पास यह मार्शल आत्मा है वे पुनर्जन्म के 6 पथों को नियंत्रित कर सकते हैं और पारलौकिक दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन काल में एक कहावत भी थी, जब 6 पथ प्रकट होते हैं तो कौन मुकाबला कर सकता है? आप कल्पना कर सकते हैं कि यह मार्शल आत्मा कितनी भयानक है। भक्षक स्वर्गीय गौरैया के स्वर में श्रद्धा का संकेत था, जो 6 पथों वाली मार्शल आत्मा के प्रति काफी सम्मानजनक प्रतीत होता था और ईशनिंदा का कोई इरादा नहीं रखता था। 6 पथ मार्शल आत्मा। रुद्र ने चुपचाप इस मार्शल आत्मा को याद करते हुए नाम बुदबुदाया। दूसरे स्थान पर जीवन और मृत्यु की मार्शल आत्मा है, भक्षक स्वर्गीय गौरैया ने आगे कहा। जिनके पास जीवन और मृत्यु की मार्शल आत्मा है, अगर उन्हें पूर्णता तक विकसित किया जाए तो वे जीवन और मृत्यु के द्वार को नियंत्रित कर सकते हैं।
एक द्वार जीवन का द्वार है जो न केवल लोगों को मृतकों में से वापस ला सकता है बल्कि उनकी आत्मा और शरीर को मृत्यु से भी बचा सकता है। दूसरा द्वार मृत्यु का द्वार है। एक बार मृत्यु का द्वार खुल जाए तो वह सभी जीवों का विनाश कर सकता है। एक बार पूरी तरह से प्रकट हो जाने पर वह शक्ति लगभग अप्रतिरोध्य होती है। इसलिए ये जीवन मृत्यु मार्शल आत्मा दूसरे स्थान पर है और 6 पथों वाली मार्शल आत्मा से भी मुकाबला कर सकती है। स्वर्ग की भक्षक गौरैया भी जीवन मृत्यु मार्शल आत्मा से काफी प्रभावित थी। ये विवरण सुनकर रुद्र मन ही मन चौंक गया। जीवन मृत्यु के द्वार को नियंत्रित करना, क्या यह अब भी मनुष्य कर सकता है? ये स्पष्टतः एक ऐसी क्षमता थी जो केवल देवताओं के पास ही थी। भक्षक स्वर्ग गौरैया ने बोलना जारी रखा तथा रुद्र को शेष कई मार्शल आत्माओं के बारे में समझाया। 7वें स्थान पर बैटल मार्शल सोल है। क्या युद्ध मार्शल आत्मा 7वें स्थान पर है? अचानक रुद्र की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी, क्योंकि उसके पिता ने युद्ध मार्शल आत्मा को जगाया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस मार्शल आत्मा की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हो सकती है। इसमें इतना अजीब क्या है? भक्षक स्वर्गीय गौरैया ने कहा। यह युद्ध मार्शल आत्मा सिर्फ एक साधारण मार्शल आत्मा नहीं है, यह एक दाव भी है। एक बार मार्शल आत्मा के भीतर के गहन रहस्यों को समझ लेने पर उत्तराधिकारी की जन्मजात शक्ति निरंतर विकसित होती रहेगी। इसके अलावा युद्ध मार्शल आत्मा जब अत्यधिक सफलतापूर्वक विकसित हो जाती है तो 6ठी रैंक वाली जुड़वा मार्शल आत्माओं से भी मुकाबला कर सकती है। यह मार्शल आत्मा सिर्फ 7वीं रैंक वाली नहीं है। इतना शक्तिशाली! रुद्र के दिल में तूफान उठ गया। तुम बाद में अपने भीतर के गहन रहस्यों को समझ पाओगे, भक्षक स्वर्गीय गौरैया ने हल्के से कहा। फिर उसकी आंखों में झिझक दिखाई दी और वह बुदबुदाई, चूंकि तुम्हारे पिता ने युद्ध योद्धा आत्मा को जागृत किया था, इसलिए तार्किक रूप से तुम्हें भी इसे प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन तुम्हें केवल जीवन योद्धा आत्मा ही क्यों मिली? क्या ऐसा इसलिए है कि ये 2 मार्शल आत्माएं एक साथ नहीं रह सकतीं? स्वर्गीय गौरैया ने उलझन भरे भाव से बुदबुदाया। मुझे भी नहीं पता। रुद्र भी संदेह से भरा हुआ था। रुद्र ने बचपन से ही इस जीवन मार्शल आत्मा को जागृत कर लिया था, लेकिन इस मार्शल आत्मा ने उसकी जीवन शक्ति की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लिया था, जिससे वह उदास महसूस करने लगा था। शायद इसलिए कि जीवन योद्धा आत्मा को बहुत ज्यादा सार की जरूरत होती है और तुम्हारे शरीर के साथ तुम एक साथ 2 मार्शल आत्माओं को जगा नहीं सकते। भक्षक स्वर्ग गौरैया ने थोड़ा रुक कर कहा। शायद जब तुम्हारा आंतरिक सार पर्याप्त मात्रा में जमा हो जाए या तुम्हारे भीतर मार्शल आत्मा का वंश सक्रिय हो जाए तो तुम्हें युद्ध योद्धा आत्मा को जगाने का मौका मिलेगा। वरना इसका मतलब है कि तुम्हें अपने पिता की मार्शल आत्मा विरासत में नहीं मिली। उम्मीद है कि भविष्य में मुझे इसे जगाने का मौका मिलेगा, रुद्र ने अपनी हथेलियां फैलाते हुए कहा। उसे युद्ध मार्शल आत्मा के जागरण की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मार्शल आत्माओं की विरासत बहुत अजीब थी और इसका मतलब यह नहीं था कि अगर पिता ने इसे जगा दिया तो बेटा विरासत में मिलता रहेगा। यदि ऐसा होता भी तो पिता की मार्शल सोल की ऊंचाई तक पहुंचना कठिन होता। बेशक ऐसे मामले भी हैं जहां पिता की जागृत मार्शल आत्मा बहुत कमजोर थी, लेकिन बेटे की जागृत मार्शल आत्मा पिता की तुलना में अधिक मजबूत थी। मार्शल आत्माओं की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं और यह जागृत मार्शल आत्मा की छाप की डिग्री से भी संबंधित है। जागृत मार्शल आत्मा की छाप पूर्वज के जितना करीब होगी, क्षमता उतनी ही मजबूत होगी और संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। इसके बाद भक्षक स्वर्ग गौरैया ने शेष कई मार्शल आत्माओं के बारे में बताना जारी रखा। 9वां प्रकार शून्य मार्शल आत्मा है, स्वर्गीय गौरैया ने कहा। यह शून्य मार्शल आत्मा अत्यंत असाधारण है। एक बार पुनर्तः जागृत हो जाने पर यह व्यक्ति को शून्य में विलीन होने की अनुमति दे सकती है, न केवल शून्य के भीतर छिपकर, बल्कि शून्य के महानताओं के निकट पहुंचकर, विभिन्न सर्वोच्च दिव्य क्षमताओं को समझकर। यह मार्शल आत्मा अत्यंत शक्तिशाली है और इसमें अपार क्षमताएं हैं। यदि उत्तराधिकारी की प्रतिभा अद्भुत है तो उसकी रैंकिंग भी बढ़ सकती है। शून्य मार्शल आत्मा। रुद्र ने भी इस मार्शल आत्मा की लालसा से भरकर नाम बुदबुदाया। शून्य में विलीन हो जाना और शून्य के महानताओं के निकट हो जाना, ये किस प्रकार की दिव्य क्षमता होगी? अगर कोई सचमुच शून्य में विलीन हो जाए और दूसरों के विरुद्ध लड़े तो ये कितना भयावह होगा। ऐसे व्यक्ति के आक्रमण से कौन बच सकता है? इस मार्शल सोल को 9वां स्थान दिया जाना उचित ही है। 10वें स्थान की बात करें तो ये जीवन मार्शल आत्मा है। भक्षक स्वर्ग गौरैया की आंखें चमक उठी। उन्होंने रुद्र को देखते हुए कहा, किंवदंती कहती है कि एक बार यह जीवन मार्शल आत्मा बढ़ जाए तो ये सचमुच मृतकों को वापस जीवित कर सकती है और टूटी हड्डियों को जोड़ सकती है। इसकी आत्म चिकित्सा क्षमता जीवन और मृत्यु मार्शल आत्मा के जीवन द्वार से भी अधिक शक्तिशाली है। जीवन मार्शल आत्मा में न केवल स्वर्ग और पृथ्वी का सार होता है और यह सभी चीजों की उत्पत्ति को समायोजित कर सकती है, बल्कि यह धारक के शरीर को अमर भी बना सकती है, जो अविनाशी अवस्था तक पहुंच सकता है। शरीर अमर, ये सुनकर रुद्र का दिल कांप उठा। अमर, ये कैसी अवधारणा है? वर्तमान में रुद्र सिद्ध सहज लोक में केवल एक साधक था।
उसकी नज़र में मूल निर्माण लोक और नवजात आत्मा लोक के शक्तिशाली केंद्र पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, कम से कम उससे कहीं अधिक जिसकी वह वर्तमान में आकांक्षा कर सकता था। लेकिन भक्षक स्वर्गीय गौरय द्वारा प्राचीन शीर्ष 10 मार्शल आत्माओं का परिचय सुनने के बाद उसके हृदय में एक तूफान सा उमड़ पड़ा, मानो एक भव्य और विशाल दुनिया धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हो रही हो। विशेषकर अब जब रुद्र ने सुना कि उसकी अपनी मार्शल आत्मा इस ऊंचाई तक पहुंच सकती है तो उत्साह अवर्णनीय था। यदि यह ग्रीन ट्री मार्शल सोल वास्तव में लाइफ मार्शल सोल था तो उसका भविष्य कितना व्यापक होगा। जीवन मार्शल आत्मा में कई गहरे रहस्य छिपे हैं और यह सबसे रहस्यमय मार्शल आत्माओं में से एक है। अगर इसकी युद्ध शक्ति की कमी न होती तो इसे 10वें स्थान पर नहीं रखा जाना चाहिए था। हालांकि कुछ प्राचीन लोग जीवन मार्शल आत्मा के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, उनका मानना था कि इसे 10वें स्थान पर नहीं रखा जाना चाहिए, स्वर्गीय गौरय ने कहा। बेशक ये सिर्फ लोगों द्वारा दी गई एक रैंकिंग है, इसे वास्तविक युद्ध के आधार के रूप में इस्तेमाल करना मुश्किल है। इसके अलावा कुछ पौराणिक मार्शल आत्माएं भी हैं जिनकी तुलना सिक्स पाथस मार्शल सोल से की जा सकती है, लेकिन हजारों सालों से उन्हें किसी ने नहीं देखा है, इसलिए उन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया है। अभी इनके बारे में ज्यादा मत सोचो, ये तुम्हारे लिए बहुत दूर हैं। ठीक है, रुद्र ने सिर हिलाया। वह ये भी जानता था कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सबसे पहले उन्होंने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि उनकी मार्शल आत्मा वास्तव में जीवन मार्शल आत्मा थी। दूसरे, भले ही उसकी चेतना के सागर में हरा पेड़ जीवन मार्शल आत्मा था, उसी प्रकार की मार्शल आत्मा की भी ताकत और कमजोरियां थीं। यदि उसे प्राप्त मार्शल सोल विरासत की छाप बहुत छोटी थी, जो उसके पूर्वजों की छाप के 10वें हिस्से से भी कम थी, तो उसका भविष्य भी सीमित होगा। मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचने के लिए केवल मार्शल आत्मा पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात है साधक की इच्छा शक्ति, चाहे उसके पास एक शक्तिशाली हृदय हो या नहीं। केवल एक शक्तिशाली हृदय रखकर और कठिनाइयों से न डरकर ही कोई सभी कांटों को पार कर सकता है और शक्तिशाली के मार्ग पर कदम रख सकता है। सच्चे पावरहाउस बनने के लिए न केवल प्रतिभा बल्कि महान दृढ़ता की भी आवश्यकता होती है। साथ ही दाववादी वो सोवे को बहुमूल्य मासिक वोट के लिए धन्यवाद। आज से 10,000 पात्रों के लगातार अपडेट होंगे। अगर आपके पास पुराने दानव को मासिक वोट देने का मौका है तो उसे देना न भूलें। ये दुनिया बहुत विशाल है। हालांकि शीर्ष 10 प्राचीन योद्धा आत्माएं वाकई अद्भुत हैं, लेकिन वे अजेय नहीं हैं, स्वर्ग भक्षक गौरय ने कहा। उदाहरण के लिए, राक्षस जाति में शक्तिशाली प्राणियों की कोई कमी नहीं है। उन सभी प्राचीन राक्षस जातियों में जन्मजात रक्तवंशीय क्षमताएं होती हैं जो सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक हैं। उसे डर था कि रुद्र बहुत कुछ सीख जाएगा, घमंडी हो जाएगा और एक मार्शल कलाकार के मूल सिद्धांतों को खो देगा, इसलिए वह उसे एक अतिरिक्त अनुस्मारक देने से खुद को नहीं रोक सका। चिंता मत करो, मैं भी उतनी ही मेहनत करूंगा, रुद्र ने कहा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं, उसने अपना सिर हिलाया। रुद्र को उन वंशगत क्षमताओं का हल्का सा आभास था। स्वर्ग भक्षक गौरय अपने क्लेश के दौरान बिजली को भक्षण करते समय कितनी दबंग थी। जब सम्राट त्रिलोचन ने उसका हाथ हिलाया तो ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य फीनिक्स उतर आया हो। ये कितना राजसी था। भले ही रुद्र के पास जीवन युद्ध की आत्मा थी, फिर भी वह पर्याप्त नहीं थी। जैसा कि पूर्वजों ने कहा था, जीवन युद्ध की आत्मा में प्रारंभिक अवस्था में युद्ध शक्ति का अभाव होता है और उसे पुनर्तः विकसित करना कठिन होता है। यही कारण है कि जिस किसी ने भी इस युद्ध आत्मा को जागृत किया, वह शुरू में बहुत ही शांत स्वभाव का था और कुछ छोटी मोटी सफलताएं प्राप्त करने के बाद ही उभरकर सामने आया। हालांकि इस स्थिति को समझने के बाद रुद्र के पास कम से कम एक स्पष्ट लक्ष्य था। ठीक है, आपने अभी भी मुझे यह नहीं बताया है कि किस कबीले के पास जीवन मार्शल आत्मा है, रुद्र ने अचानक पूछा। यही वह मुख्य बिंदु था जिसे वह जानना चाहता था। आधे साल पहले रुद्र ने अपने दादाजी को ये कहते सुना कि उसके पिता एक दशक पहले गंभीर रूप से घायल होकर लौटे थे। इसके आधार पर पिता रुद्र ने किसी दुश्मन को नाराज किया होगा, लेकिन उसकी मां कभी प्रकट नहीं हुई, जिससे रुद्र संदेह से भर गया। क्या ऐसा हो सकता है कि पिताजी मां को ढूंढने गए हों? इसके अलावा रुद्र को कोई अन्य कारण नहीं सूझा। चूंकि उसकी युद्ध भावना उसे अपनी मां से विरासत में मिली होगी और उसकी मां की शक्ति कमजोर नहीं होनी चाहिए, तो उसके पिता को परेशानी का सामना कैसे करना पड़ सकता था। उस समय उनके पिता गंभीर रूप से घायल होकर लौटे और उन्हें सिमगत काउंटी शहर में सौंप दिया। उसके मन में तरह तरह की शंकाएं घूम रही थीं। अब रुद्र को आखिरकार एक छोटा सा सुराग मिल गया। स्वर्ग राजधानी क्षेत्र में सचमुच एक ऐसा कबीला था जिसके पास जीवन योद्धा आत्मा थी, स्वर्ग भक्षक गौरय ने थोड़ा रुक कर कहा। शुरू में वह रुद्र को ये बात बताना नहीं चाहती थी। उसे डर था कि इससे उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा, लेकिन अगर वह नहीं बोली तो उसे डर था कि उसके दिल में एक गांठ पड़ जाएगी। लंबे समय में ये गांठ रुद्र के साधना पथ पर बाधा बन सकती है। तो स्वर्ग भक्षी गौरय अंततः बोली, ओह, ये कौन सा कबीला है? रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसने कुछ प्रत्याशा के साथ पूछा।
G2 वंश स्वर्गभक्षी गौरैया ने कहा, बाकी लोगों के बारे में ज्यादा मत सोचो, ये दुनिया बहुत बड़ी है। जब तुम भविष्य में काफ़ी मजबूत होगे तो स्वाभाविक रूप से तुम इन सब के संपर्क में आओगे, लेकिन अगर तुम काफ़ी मजबूत नहीं हो तो ज़्यादा जानने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, रुद्र ने सिर हिलाया और मन ही मन G2 वंश का नाम अपने दिल में उकेर लिया। शायद यही वह वंश था जिससे उसकी माँ संबंधित थी। भविष्य में जब वह काफ़ी मजबूत हो जाएगा तो वह अपने पिता को ढूंढने के लिए इस सुराग का इस्तेमाल कर सकता है और इस तरह अपने दादा की इच्छा पूरी कर सकता है। रुद्र जानता था कि न केवल वह अपने पिता के बारे में चिंतित था बल्कि उसके दादा भी चिंतित थे, अन्यथा उसने पहले इस मामले का उल्लेख नहीं किया होता। 2 दिन बाद मैलैप संप्रदाय के शिष्यों के इकट्ठा होने का समय आ गया। रुद्र ने सम्राट त्रिलोचन को विदाई दी और शाही महल से बाहर निकल गया। राजकुमारी त्रिशो उसे विदा करने नहीं आई क्योंकि इस समय उनका वंश धीरे धीरे जागृत हो रहा था और उनका पूरा व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। एक बार जब वह बाहर जाती तो दूसरों के लिए उनकी हालत का पता लगाना आसान हो जाता, इसलिए रुद्र से अंतिम विदाई के बाद से ही वह एकांतवास में थीं। शाही शहर के भीतर एक प्रशिक्षण मैदान में डीकनकिन और मैलैप संप्रदाय के कई प्रबंधक एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर नीचे की ओर देख रहे थे। वहां सैकड़ों शिष्य सुव्यवस्थित ढंग से पंक्तिबद्ध होकर प्रस्थान की प्रतीक्षा कर रहे थे। रुद्र डीकनकिन के साथ था क्योंकि वह किसी भी शिखर में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन सीधे कोर हॉल में शामिल होने जा रहा था। लोगों की संख्या पूरी हो गई है, प्रस्थान की तैयारी करो। डीकनकिन ने नीचे खड़े युवाओं पर नजर डाली, फिर अचानक जानवर की खाल का एक टुकड़ा निकाला। उस पर रून टिमटिमा रहे थे, एक चमकदार रोशनी बिखेर रहे थे। तुरंत ऊर्जा की एक लहर ने सभी को ऊपर उठा लिया और उन्हें जादुई कलाकृति पर ले गई। प्रस्थान करो। एक तेज चीख के साथ डीकनकिन ने जादुई कलाकृति को सक्रिय किया और दूर शून्य की ओर तेजी से बढ़ गया। जानवर की खाल खुल गई, विशाल और चौड़ी, 1000 लोगों को ले जाने में सक्षम। सामने की रोशनी ने सबको पूरी तरह से घेर लिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अत्यधिक उड़ान की गति के कारण उत्पन्न वायु प्रवाह से उस पर बैठे किसानों को चोट न पहुंचे। सामान्य उड़ान वाली जादुई कलाकृतियों में सुरक्षा के लिए संगत रून सरणियां होती थीं। बेशक कुछ निम्न स्तरीय उड़ने वाली जादुई कलाकृतियों में ये सरणी आशीर्वाद नहीं था, इसलिए उनकी गति अपेक्षाकृत बहुत धीमी थी। रुद्र डीकनकिन के बगल में खड़ा था, उसके दोनों ओर कई प्रबंधक थे। मैलैप संप्रदाय DHANGIRI राज्य के अपेक्षाकृत निकट है, केवल 28,000 ली दूर। डीकनकिन के क्लाउड सर्प गलीचे की उड़ान गति के साथ वहां पहुंचने में 2 दिन से भी कम समय लगेगा। हे भविष्य में जब आप कोर हॉल में शामिल होंगे तो आपको इस तरह की उड़ने वाली जादुई कलाकृतियां प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, पास ही खड़े रागन्ना ने मुस्कुराते हुए रुद्र को समझाते हुए कहा। हालांकि रुद्र मेडिसिन पीक में शामिल नहीं हुआ, फिर भी उसका उत्साह कम नहीं हुआ। रागन्ना रुद्र की क्षमता के बारे में बहुत आशावादी था, इसलिए उसने इस वजह से कोई नाराजगी नहीं पैदा की। 28,000 ली। रुद्र ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई। जादुई कलाकृतियां वाकई अलग होती हैं, वे किसी का बहुत सारा समय बचा सकती हैं। अन्यथा 20,000 ली की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। यहाँ तक कि मूल संरचना क्षेत्र के साधक जो हवा में उड़ते थे वे भी बड़ी मात्रा में युआन क्यूई खर्च कर देते थे। हमने आपके मामले की सूचना संप्रदाय के वरिष्ठों को पहले ही दे दी है। सम्मानित वरिष्ठों के बीच विचार विमर्श के बाद उन्होंने सर्वसम्मति से आपके अपराध को क्षमा करने और आपको कोर हॉल में शामिल होने की योग्यता प्रदान करने का निर्णय लिया। हालांकि कोर हॉल में कड़ी प्रतिस्पर्धा भी है। यह विलक्षण प्रतिभाओं को एकत्रित करता है और यदि आप दूसरों से अधिक संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उनसे अलग दिखना होगा। डीकनकिन ने भी अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मुझे विश्वास है कि आपकी प्रतिभा के साथ आपको कहीं भी दफनाया नहीं जाएगा। हालांकि एक बार जब आप मैलैप संप्रदाय में पहुंच जाते हैं तो सब कुछ आपकी अपनी ताकत पर निर्भर करता है। मुझे डर है कि आप अब उस राक्षसी आत्मा पर बहुत अधिक भरोसा नहीं कर पाएंगे। संप्रदाय के भीतर तुलना किसी की पृष्ठभूमि से नहीं बल्कि उसकी अपनी ताकत से की जाती है। यद्यपि स्वर्ग भक्षण करने वाली गौरैया को रुद्र का तुरूप का पत्ता माना जा सकता है, लेकिन यह उसकी अपनी शक्ति नहीं थी और इसके द्वारा उसकी क्षमता को मापने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कोर हॉल में प्राचीनों ने शिष्यों की विकास क्षमता पर अधिक ध्यान दिया और अस्थायी लाभ और हानि की परवाह नहीं की। मैं समझ गया। रुद्र ने सिर हिलाया। उसे इसके पीछे का कारण भी समझ आ गया। जो शिष्य बाहरी ताकतों पर निर्भर रहता है उसे अंततः महान चीजें हासिल करना मुश्किल लगेगा। हालांकि स्वर्ग भक्षण करने वाली गौरैया के बिना भी रुद्र का मानना था कि वह दूसरों की तुलना में कमजोर नहीं होगा। इसके बाद कई बुजुर्गों ने मैलैप संप्रदाय के नियमों आदि के बारे में रुद्र को समझाया। इससे पास में खड़े परशुराम का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। पटेल परिवार के कुछ युवा लोगों ने भी कड़ी भौहें चढ़ाईं। यह आदमी, उसके बगल में दृष्ट की आंखें गहरी हो गईं और एक ठंडी रोशनी टिमटिमा गई। विराट उनके बड़े भाई थे जिनकी मृत्यु रुद्र के हाथों हुई थी।
उन्होंने शुरू में सोचा था कि इस मूल्यांकन के जरिए वे रुद्र की जान ले लेंगे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। नए शिष्यों के इस समूह में रुद्र की प्रसिद्धि लगभग बेजोड़ थी। यद्यपि वह नाराज था, दृष्ट कुछ नहीं कर सका। यहाँ तक कि दो कबीले के बुजुर्ग परशुराम पिछली बार कार्रवाई करने में विफल रहे, इसलिए वह अब केवल अपने गुस्से को ही निगल सकता था। रुद्र को पटेल परिवार के लोगों की परवाह नहीं थी। उनका मानना था कि जब तक वे मैलैप संप्रदाय के भीतर रहेंगे, ये लोग उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उड़ते हुए कालीन पर सवार होकर प्रकाश के पैटर्न के बीच से कोई भी धुंधले ढंग से पहाड़ों और नदियों को लगातार पीछे हटते हुए और बादलों और धुंध को उड़ते हुए देख सकता था। विभिन्न जातियों के प्रतिभाशाली लोग थोड़ी उदासी के साथ पीछे मुड़कर देखते थे, लेकिन ज्यादातर उनके दिल उत्साह से भरे होते थे, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं था जब वे आधिकारिक तौर पर मैलैप संप्रदाय में प्रवेश कर सकते थे। जब तक वे मैलैप संप्रदाय में शामिल रहेंगे, उन्हें मजबूत बनने का अवसर मिलेगा, और कम से कम वे धनगिरी साम्राज्य में रहने वालों से अधिक मजबूत होंगे। इसी उत्साहपूर्ण मनोदशा में 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। अचानक उड़ते हुए कालीन की गति धीमी हो गई और प्रकाश का पर्दा धीरे धीरे छट गया। एक हल्की हवा चली, जिससे सबके वस्त्र सरसराने लगे। इससे पहले कि सब आश्चर्यचकित हो पाते, उन्होंने युआन क्यूई की एक तेज लहर को अपनी ओर बढ़ता हुआ महसूस किया, जो उनकी नाक में समा रही थी। इतना अमीर युआन क्यूई काउंटी शहर की तुलना में 10 गुना अधिक अमीर। देखो, वहां बादलों में एक पर्वत श्रृंखला खड़ी है, भीड़ से उठी और आकाश में गूंज उठी। अगले ही पल सभी युवाओं ने आंखें चौड़ी करके आगे देखा। वहां उमड़ते बादलों और धुंध के बीच बादलों में एक चोटी खड़ी थी। बादलों और धुंध के भीतर से एक विशाल उतार चढ़ाव का धुंधला सा एहसास हो रहा था। क्या यह मैलैप संप्रदाय है? हर कोई इस उतार चढ़ाव से हिल गया था और धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए इसके लिए तरसने से खुद को रोक नहीं सका। स्वर्गीय युआन संप्रदाय। रुद्र की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, वह ध्यान से सामने की ओर देख रहा था, उसकी मुठ्ठियां अनायास ही कसकर बंद हो गईं। यह एक मजबूत व्यक्ति बनने की उनकी राह की शुरुआत होगी। जब तक उसके पास संसाधन है, रुद्र का मानना था कि उसकी ताकत निश्चित रूप से छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगी। तुम मैलैप संप्रदाय में शामिल होने वाले हो और अब से तुम यहीं के लोग होगे, इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जब तक तुम में पर्याप्त शक्ति है, तुम 9 स्वर्गों से ऊपर उठकर दुनिया को नीचे से देख सकते हो। इसके विपरीत, अगर तुम बादलों में भी हो तो तुम सिर्फ एक चींटी हो, डीकनकिन ने अपने पीछे खड़े शिष्यों से गंभीर भाव से कहा। एक बलवान व्यक्ति का आचरण भी बलवान जैसा ही होना चाहिए। हाँ, शिष्यगण डीकनकिन की शिक्षाओं को याद रखेंगे। ये सुनकर कुछ शिष्यों ने तुरंत उत्तर दिया। डीकनकिन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह जानते थे कि इनमें से कई शिष्य बहुत छोटे थे और उनकी मानसिक स्थिति अभी परिपक्व नहीं हुई थी, इसलिए ऐसी हरकतें स्वाभाविक थीं। हालांकि पुरानियों के नाते उन्हें इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए उचित रूप से प्रोत्साहित भी करना था। कुछ देर तक जादुई कलाकृति पर उड़ने के बाद उसने सबको घेर लिया और बादलों और धुंध में प्रवेश कर गया। बादलों और धुंध के बीच सभी को धुंधला दृश्य महसूस हो रहा था, जिससे दिशा का पता लगाना लगभग असंभव हो गया था। भिन्न भिन्न अगले ही क्षण सामने एक लहर सी उठी और एक प्रकाश पटल उभर आया। ये संप्रदाय की सुरक्षा करने वाली व्यवस्था है। संप्रदाय में प्रवेश करने और बाहर जाने वाले सभी शिष्यों के पास प्रवेश के लिए कमर पर एक टोकन होना चाहिए, एक बुजुर्ग ने समझाया। भविष्य में आपको संप्रदाय में प्रवेश करते और बाहर निकलते समय भी पंजीकरण कराना होगा और आपको बाहरी लोगों को जल्दबाजी में संप्रदाय में नहीं लाना चाहिए। यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसे हल्की सजा दी जाएगी और गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा, उसे संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। यहाँ कई नियम हैं, बस उन्हें एक एक करके याद रखें। सभी ने चुपचाप सिर हिलाया, उन्हें डर था कि कहीं उनसे कुछ छूट तो नहीं गया। सामने की प्रकाश स्क्रीन बहुत बड़ी थी, जो पहाड़ों को ढक रही थी और एक मनोरम उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थी। जब तक संप्रदाय रक्षक व्यवस्था कायम रहेगी, बाहरी लोगों के लिए हमला करना काफी कठिन होगा। डीकनकिन ने अपना हाथ घुमाया और एक टोकन निकाला, फिर उसे सक्रिय किया। उस पर प्रकाश के पैटर्न टिमटिमाए और वह तुरंत संप्रदाय रक्षक व्यूह के साथ प्रतिध्वनित हुआ। फिर हवा में एक विशाल प्रकाश द्वार प्रकट हुआ और फिर उसने उड़ते हुए कालीन को नियंत्रित किया और एक तेज आवाज के साथ व्यूह में प्रवेश किया। सभी के मैलैप संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद प्रकाश द्वार स्वतः बंद हो जाता है। इसे दोबारा खोलने के लिए आपके पास मैलैप संप्रदाय का प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। जब डीकनकिन ने उड़ते हुए कालीन को मैलैप संप्रदाय की ओर मोड़ा तो सबकी आंखें चमक उठीं। उनके सामने हरे भरे पहाड़ और साफ पानी दिखाई देने लगा। जहां तक नजर जाती थी, चोटियां ही चोटियां फैली हुई थीं। ऊपर देखने पर पहाड़ बादलों में ऊंचे उठ गए, फिर भी नीला आकाश और सफेद बादल अभी भी दिखाई दे रहे थे। यद्यपि वे सुरक्षा घेरे से सुरक्षित थे, फिर भी अंदर बैठे लोगों को जरा सी भी असुविधा महसूस नहीं हुई। सब कुछ ऐसा था मानो वहां कोई सुरक्षा घेरा ही न हो। जैसे ही सभी लोग मैलैप संप्रदाय में प्रवेश कर गए, शून्य में प्रकाश की धाराएं चमक उठीं और तुरंत साधकों का एक दल उनकी ओर उड़ चला।
ये किसान लोहे के कवच पहनते थे, युद्ध के लिए परशु धारण करते थे तथा उनकी आंखें चील की तरह चमकती थीं। ये व्यक्ति मैलाप संप्रदाय के पर्वतीय गश्ती लौह रक्षक थे। कुल 5 लौह रक्षक थे, जिनका नेतृत्व एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति कर रहा था, जो चांदी का कवच और युद्ध वस्त्र पहने हुए पराक्रमी और असाधारण लग रहा था। उससे डीकनकिन से भी कमजोर आभा नहीं निकल रही थी, जो स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था, जिसने मूल कोर क्षेत्र की 9वीं परत में प्रवेश किया था। क्या भयानक आभा थी! इन लोगों को अपनी ओर उड़ते देख राजू और अन्य लोग आश्चर्य व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सके। उन सभी 5 के चेहरे कठोर थे, उनकी आंखों में ठंडी चमक थी, जो एक शक्तिशाली और असाधारण भावना का एहसास करा रही थी। उनमें से एक भयंकर आभा भी फैल गई, जिससे उड़ते हुए कालीन पर बैठे युवक अनायास ही कांप उठे। मैलाप संप्रदाय सचमुच असाधारण है। रुद्र मन ही मन चौंका। उसने इन लौह रक्षकों से एक कड़ाके की ठंडक भरी आभा निकलती महसूस की। ये स्पष्ट था कि इन लोगों ने रक्त का तपाया था, तभी तो उनमें ऐसी आभा थी जिससे दूसरों को आशंका हो। धनगिरी साम्राज्य के इन प्रतिभाशाली लोगों में से अधिकांश ने महान परीक्षणों का अनुभव नहीं किया था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस भयंकर आभा से भयभीत थे। दूसरी ओर रुद्र शांत और संयमित था। कई परीक्षाओं का सामना करने और ओरिजिन कोर रियल्म के विशेषज्ञों द्वारा कई बार दबाव डाले जाने के बाद उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति दूसरों की तुलना में कहीं अधिक दृढ़ थी। भले ही वह इन लोगों से थोड़ा आशंकित था, लेकिन इससे उसे डर या घबराहट महसूस नहीं हुई। ये मैलाप संप्रदाय के लौह रक्षक हैं, जो पर्वतीय द्वारों पर गश्त के लिए जिम्मेदार हैं। लौह कवच पहने हुए रक्षक हैं और चांदी के कवच वाला कप्तान है। उसके बगल में खड़े एक प्रबंधक ने आंखें सिकोड़कर अपने पीछे खड़े युवकों को समझाया, उन सभी लौह रक्षकों की साधना मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर पर है और कप्तान मूल क्षेत्र के 9वें स्तर पर है। जहां तक सेनापति का प्रश्न है, उनके पास अर्ध नवजात आत्मक क्षेत्र है, वे ही सच्चे विशेषज्ञ हैं, यहां तक कि आधे चरण वाले नवजात आत्मक क्षेत्र के साधक भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। मैलाप संप्रदाय की नींव सचमुच बहुत गहरी है। प्रबंधक का स्पष्टीकरण सुनकर उसके पीछे बैठे प्रतिभाशाली लोगों के हृदय में तीव्र लहरें उठीं और उनके शरीर में अनजाने में ही खून उबलने लगा। यहां तक कि पर्वतीय द्वारों पर गश्त करने वाले लौह रक्षक भी मूल कोर क्षेत्र में थे, जो दर्शाता था कि यह मैलाप संप्रदाय कितना असाधारण था। यहाँ साधना करके उनके भविष्य की संभावनाएं निश्चित रूप से अपार थीं। ये सोचकर कि उनके पास भी मूल कोर क्षेत्र या यहाँ तक कि नवजात आत्मा क्षेत्र में कदम रखने का मौका है, इन युवा प्रतिभाओं की आंखें तुरंत सदमे से उत्साह में बदल गईं, और जब उन्होंने आगे देखा तो उनकी आंखें आशा से चमक उठीं, मानो उनका भविष्य वहीं छिपा हो। इन युवकों के चेहरों पर उत्साहपूर्ण भाव देखकर उड़ते हुए कालीन पर खड़े प्रबंधक उनकी दाढ़ी पर हाथ फेरने और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। जब तक इन लोगों में एक मजबूत विशेषज्ञ का दिल था और वे आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे, तब तक उनके बीच शक्तिशाली व्यक्ति पैदा न होने का कोई डर नहीं था। तभी डीकनकिन ने उड़ते हुए कालीन को रोक लिया। वह हल्के से मुस्कुराया और आगे चल रहे आयरन गार्ड कैप्टन की ओर देखा। हे कैप्टन लियू, आज पहाड़ पर गश्त करने की आपकी बारी है। डीकनकिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वास्तव में ये डीकनकिन ही लौट रहा है। कैप्टन लियू मुस्कुराया, फिर उसकी नज़रें तेज हो गईं और उसने उड़ते हुए कालीन पर बैठे युवकों पर नज़र घुमाते हुए कहा, क्या ये धनगिरी राज्य से चुने गए शिष्य हैं? बिल्कुल, डीकनकिन मुस्कुराए और बोले, ये रही सूची, कृपया इसे जांच लें। बोलते हुए उन्होंने एक टोकन दिया। इस बार मैलाप संप्रदाय में स्वीकार किए गए शिष्यों की संख्या उस पर दर्ज थी। संप्रदाय में किसी के भी घुसने से रोकने के लिए प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जानी थी। नंबर सही है। कैप्टन लियू ने टोकन लिया, उसे देखा, तभी एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभूति फैली और उड़ते हुए कालीन पर बैठे युवकों पर छा गई। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और टोकन डीकनकिन को वापस दे दिया। वह मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मैंने सुना है कि इस बार तुम्हें एक अप्रत्याशित लाभ हुआ है, क्या मैं जान सकता हूं कि वह कौन है? कैप्टन लियू लंबे और दुबले पतले थे, चांदी का कवच पहने और युद्ध का परशु लिए वे प्रभावशाली और असाधारण लग रहे थे। युवा शिष्यों को देखते हुए उनकी निगाहें चाकू की तरह तेज थीं। साफ जाहिर था कि उन्होंने कुछ सुना था और उनकी आंखें उत्सुकता से भरी थीं। हाँ, इस बार हमें एक अप्रत्याशित लाभ हुआ, हमें एक सच्चा स्वर्गपुत्र मिला। डीकनकिन मुस्कुराए और बोले, आओ रुद्र, कैप्टन लियू से मिलो। वह असाधारण है, मुश्किल से 30 साल की उम्र में ही उन्होंने मूल कोर क्षेत्र की 9वीं परत में कदम रख दिया है। रुद्र कैप्टन लियू का अभिवादन करता है। रुद्र आगे बढ़ा और कैप्टन लियू को प्रणाम किया। उसका स्वर शांत और संयमित था, न तो अहंकारी था और न ही विनम्र, हर शब्द स्पष्ट और प्रभावशाली था। उसने जरा भी घबराहट या बेचैनी नहीं दिखाई। स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र के दूत के अस्तित्व को देखने के बाद मूल कोर क्षेत्र के 9वें स्तर के साधक अब रुद्र के हृदय में ज्यादा तूफान नहीं पैदा कर सकते थे। अच्छा, कैप्टन लियू की नज़रें तेज हो गईं। पहले उन्होंने रुद्र को परखा, फिर उनके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई और उन्होंने 2 बार अच्छा कहा।
उनके आभामंडल में इतना शांत और संयमित रवैया बनाए रखना वाकई दुर्लभ था। ये जानना जरूरी है कि जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी, धनगिरी राज्य के अन्य युवकों में कमोबेश कुछ डर और बेचैनी दिख रही थी। उनमें से लगभग कोई भी रुद्र जितना शांत नहीं था। इससे ये पता चलता था कि उसका चरित्र सामान्य से कोसों दूर था और उसमें अपार क्षमताएं थीं। प्रशंसा के लिए धन्यवाद, कैप्टन लियू। रुद्र हल्के से मुस्कुराया, उसके शब्द बहुत विनम्र थे, लेकिन चापलूसी का कोई संकेत नहीं था। ये युवक असाधारण है। रुद्र का व्यवहार देखकर कैप्टन लियू की आंखों के पीछे खड़े लौह रक्षकों की आंखों में चमक आ गई और सभी ने स्वीकृति का भाव प्रकट किया। कैप्टन लियू मूल कोर क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे और उनके नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक बनने की प्रबल संभावना थी। ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रशंसा पाकर और यहाँ तक कि 2 बार अच्छा कहकर किसी भी नए शिष्य को सामान्यतः प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। लेकिन उनके सामने खड़े रुद्र ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, शांत पानी की तरह स्थिर रहे। यह असाधारण प्रदर्शन आश्चर्यजनक था। हे, इस बार दूसरे डीकनों को भी अपनी अपनी सफलता मिली है। कोर हॉल में नए शिष्यों की संख्या पिछले सालों से कहीं ज्यादा होगी। तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी, भविष्य की दुनिया तुम्हारी होगी। कैप्टन लियू अजीब तरह से हंसे, फिर कुछ आयरन गार्ड्स के साथ चले गए। आप सभी अपने अपने लोगों को संप्रदाय में शामिल कर लीजिए, डीकन किन ने अपने पास खड़े प्रबंधकों से कहा। हाँ, प्रबंधकों ने सिर हिलाया। एक उल्टी हुई कलाकृति का जादू करने के बाद उन्होंने हाथ हिलाए और अपने अपने शिखरों के शिष्यों को बादलों में ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की ओर ले गए। पलक झपकते ही उड़ते हुए कालीन पर केवल रुद्र और डीकन किन ही बचे रह गए। इसके बाद मैं आपको कोर हॉल में रिपोर्ट करने ले जाऊंगा, डीकन किन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। कोर हॉल मुख्य शिखर से संबद्ध है और पूरे मैलैप संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों का जमावड़ा स्थल है। जो कोई भी इसमें प्रवेश कर सकता है वह साधारण रूप से प्रतिभाशाली है और उसमें अपार क्षमताएं हैं। इनमें से कई प्रतिभाशाली शिष्यों ने 3 महीने या यहाँ तक कि आधा साल पहले ही प्रवेश लिया था। आपको अंतिम बैच में से एक माना जाता है। डीकन किन ने रुद्र को कोर हॉल की स्थिति समझाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोर हॉल के शिष्यों की आमतौर पर संप्रदाय के लोगों द्वारा सिफारिश या खोज की जाती थी और इन व्यक्तियों को परेशानी भरे मूल्यांकन में भाग लेने की जरूरत नहीं थी, वे सीधे कोर शिष्य बन सकते थे। उदाहरण के लिए अभिजीत, जिसके पास बर्फ मार्शल आत्मा थी, को पटेल परिवार द्वारा कियुजुवानजी को सिफारिश की गई थी, जो उसे एक शिष्य के रूप में लेने का इरादा रखते थे। एक बुजुर्ग के शिष्य के रूप में उनकी स्थिति महान थी और वे सीधे एक मुख्य शिष्य बन गए। सामान्यतः कहें तो कोर हॉल के शिष्यों को भी प्राचीनों द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का अवसर मिला। हालांकि बुजुर्ग अक्सर एकांत में साधना करते थे ताकि नवजात आत्मा के क्षेत्र में कदम रख सकें। किसी बुजुर्ग का शिष्य बनने के लिए व्यक्ति को अलग दिखना पड़ता था। अभिजीत के पास बर्फ की मार्शल आत्मा थी और विराट के पास भी शीत गुण वाली आध्यात्मिक देह थी। दोनों की उत्पत्ति एक ही थी, इसलिए उन्हें विशेष रूप से शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया। पूरे दक्षिणी सीमा क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को जिसके पास मार्शल स्पिरिट या आध्यात्मिक शरीर होता था, अगर उसकी सिफारिश की जाती तो सीधे कोर शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता। इसलिए कोर हॉल में पहले से ही कई नए शिष्य थे और रुद्र जैसे प्रतिभाशाली लोग जिन्हें मूल्यांकन के माध्यम से खोजा गया था, बहुत कम थे। जैसे ही डीकन किन धुंध में लिपटी पर्वत श्रृंखला की ओर उड़े, रुद्र अपनी भावनाओं में उछाल महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। यदि वह उस समय अपनी मार्शल आत्मा को जागृत करने के बाद साधना करने में असमर्थ न होता तो उसे प्रमुख संप्रदायों द्वारा बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया होता। अभी बहुत देर नहीं हुई है। बादलों में ऊंचे और पहाड़ों के बीच खड़े मुख्य शिखर को देखकर रुद्र की मुट्ठियां कस गईं। हालांकि उसे कुछ साल की देरी हो गई थी, फिर भी उसके पास अभी मौका था। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, वह शिखर तक पहुंच ही जाएगा। वह आगे मुख्य शिखर है और कोर हॉल उसके बगल वाली चोटी पर है। डीकन किन ने आगे की पर्वत श्रृंखला की ओर इशारा करते हुए कहा। मुख्य शिखर विशाल था, बादलों तक ऊंचा, खड़ी और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों से घिरा हुआ। उससे सटे हुए कई पार्श्व शिखर जुड़े हुए थे। कोर हॉल एक पार्श्व शिखर पर स्थित था जो मुख्य शिखर से भी संबद्ध था। उड़ता हुआ कालीन किनारे की चोटी पर पहुंच गया। बादल छट गए और जैसे ही रुद्र ने चारों ओर देखा, उसे एक विशाल प्रशिक्षण मैदान दिखाई दिया। प्रशिक्षण स्थल के सामने एक भव्य और शानदार हॉल था जो पहाड़ों के बीच खड़े किसी दिव्य महल जैसा था, जिसकी आभा विशाल और शक्तिशाली थी। हॉल के सामने लगी पट्टिका पर 3 सुनहरे अक्षर अंकित थे, कोर हॉल। इस समय कोर हॉल के सामने प्रशिक्षण मैदान में एक ऊंचे मंच पर कई बुजुर्ग खड़े थे। वह कोर हॉल के हॉल मास्टर जयंत हैं। अब से आप उनकी निगरानी में रहेंगे। डीकन किन ने काले वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर रुद्र ने तुरंत अपनी नज़र काले वस्त्र पहने उस वृद्ध व्यक्ति पर केंद्रित कर दी। बूढ़े व्यक्ति की दाढ़ी छोटी थी, चेहरा बहुत पतला था और आंखें धंसी हुई थीं, फिर भी उनसे एक आकर्षक तेज चमक निकल रही थी।
मानो उन्हें रुद्र और डीकनकिन के आगमन का पता चल गया हो। नीचे ऊंचे मंच पर बैठे सभी बुजुर्गों ने अपनी निगाहें ऊपर उठा लीं। हे, ये डीकनकिन है। इन शिष्यों की रैंकिंग तय करने का यही सही समय है। ये देखकर कि जो व्यक्ति आया है वह डीकनकिन है, उनमें से एक थोड़े मोटे बुजुर्ग ने आंखें सिकुड़ीं और मुस्कुरा दिया। फिर सबकी नज़रें एक साथ रुद्र पर टिक गईं। ये वही प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे उसने धनगिरी साम्राज्य से चुना है। वह कुछ खास नहीं है ना? एक लाल चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, वह तो बस पूर्ण जनजात क्षेत्र में है। नानली साम्राज्य से मेरे द्वारा चुने गए इन दो प्रतिभाशाली व्यक्तियों से कहीं ज्यादा बुरा। जब वह बोल रहा था तो लाल चेहरे वाला बूढ़ा आदमी अपने बगल में खड़े दो युवकों की ओर गर्व से देखने से खुद को नहीं रोक सका। केवल सिद्ध सहज लोक में लाल चेहरे वाले बुजुर्ग के बगल में 7 अन्य बुजुर्ग थे, जिनमें से प्रत्येक के साथ 2 या 3 शिष्य थे। यह महसूस करते हुए कि रुद्र केवल सिद्ध सहज लोक में ही है, कुछ बुजुर्गों के मुंह पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई। हालांकि डीकनकिन उनके हाव भाव देखकर उदासीनता से मुस्कुराया। उसने हाथ की एक लहर से रुद्र को ऊपर उठाया और ऊंचे मंच पर उतार दिया। हे, सब लोग आ गए हैं। डीकनकिन ने अजीब सी मुस्कान दी और अपनी मुट्ठियां सबकी तरफ हल्के से मोड़ लीं। फिर उन्होंने ऊंचे मंच पर काले चोगे वाले व्यक्ति को प्रणाम करते हुए कहा, नमस्कार हॉल मास्टर जियांग। ये वही शिष्य है जिसे मैंने धनगिरी देश से पाया है, रुद्र। नमस्कार हॉल मास्टर जियांग। रुद्र ने भी बुजुर्ग को प्रणाम किया। औपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं है। हॉल मास्टर जयंत ने उदासीनता से डीकनकिन की ओर देखा, फिर उसकी नज़र तेज होकर रुद्र पर पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक साफ दिखाई दे रही थी जब उसने आधी मुस्कान के साथ कहा, हे, सचमुच एक युवा प्रतिभाशाली, अपनी प्रतिष्ठा के काबिल। उसका एक खास स्वभाव है। मुझे उम्मीद है कि तुम भी इस कोर हॉल में अपनी अलग पहचान बना सकोगे। ये शिष्य निश्चित रूप से हॉल मास्टर की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, रुद्र ने कहा। हॉल मास्टर जयंत ने थोड़ा सिर हिलाया। उम्मीदों पर खरा उतरना? सिर्फ अपने सिद्ध सहज क्षेत्र के साथ? आसपास खड़े कई उपयाजक ये सुनकर उपहास करने से खुद को नहीं रोक पाए। मुझे आश्चर्य है कि हॉल मास्टर जयंत इस लड़के पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं। क्या वह उनके कबीले का सदस्य हो सकता है? कुछ लोगों के मन में संदेह हुआ। भले ही यह रुद्र हॉल मास्टर जयंत के कुल का सदस्य क्यों न हो, वह कोर हॉल के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। हमारे लोगों के पास अभी भी उच्च पद प्राप्त करने का मौका है। जब तक मेरे द्वारा खोजी गई प्रतिभा अंतिम स्थान पर नहीं है, तब तक मैं संप्रदाय से पुरस्कार प्राप्त कर सकता हूँ। उपयाजकों की आंखें विभिन्न विचारों से चमक रही थीं। केवल उपयाजक किन्हीं शांत दिखाई दिए और इस मामले पर उनका कोई विशेष विचार नहीं था। रुद्र की उपलब्धियों के बारे में जानने के बाद उसे रुद्र पर एक अजीब सा विश्वास हो गया था। चूंकि डीकनकिन भी आ गए हैं, तो क्या हमें इन शिष्यों की रैंकिंग शुरू नहीं करनी चाहिए? सन के कपड़े का चोगा पहने हुए बुजुर्ग सिकुड़ी हुई आंखों से मुस्कुराए। उनके बगल में 3 युवक और एक युवती थे, सभी प्रतिभाशाली। जब ये लोग कोर हॉल में अलग से दिखाई देते तो उन्हें उनके अनुरूप योग्यता अंक मिलते, जिन्हें इनामों में बदला जा सकता था। अपनी वर्तमान अवस्था में यदि वे और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अर्धचरणीय नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। हालांकि यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन उनकी स्थिति में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। अर्धचरणीय नवजात आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ को पूरे संप्रदाय में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति माना जा सकता है। ठीक है, चूंकि आप सभी यहाँ हैं तो चलिए रैंकिंग शुरू करते हैं, हॉल मास्टर जयंत ने अपनी तीखी निगाहों से कहा। ये बहुत बढ़िया है। पास में खड़े सभी डीकन मुस्कुराए। यहाँ कुल 8 उपयाजक थे जो मैलैप संप्रदाय के निकटवर्ती साम्राज्यों से शिष्यों का चयन करने के लिए टीमों का नेतृत्व करने के प्रभारी थे। डीकनकिन के अलावा बाकी सभी के पास 2 से 3 प्रतिभाशाली शिष्य थे। यह उनके लाभ का प्रतिनिधित्व करता है। रुद्र सहित कुल 18 लोग थे, 17 लड़के और 1 लड़की। ये सभी लोग बहुत युवा थे, लगभग 16 वर्ष के, तथा इनमें से लगभग किसी की भी आयु 17 वर्ष से अधिक नहीं थी। आदेश दिए जाने के बाद रुद्र और अन्य 17 लोग ऊंचे मंच के किनारे पंक्तिबद्ध हो गए। हॉल मास्टर जयंत ऊंचे मंच पर एक क्रिस्टल स्तंभ के पास खड़ा था। हॉल मास्टर जयंत के बगल में 20 वर्ष की आयु के 2 युवा पुरुष थे जो कोर हॉल के सदस्य थे। आप सभी विभिन्न देशों से आए प्रतिभाशाली लोग हैं और आपके भविष्य की संभावनाएं असीम हैं। हालांकि कोर हॉल में आप जैसे लोगों की कमी नहीं है, इसलिए यदि आप अधिक संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास उपयुक्त शक्ति और प्रतिभा होनी चाहिए। हॉल मास्टर जयंत ने मंच के नीचे 18 युवाओं पर अपनी नज़र डाली और कहा, कोर हॉल में प्रवेश के समय आपका साधना स्तर ही एकमात्र संदर्भ नहीं है, प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल पर्याप्त प्रतिभा के साथ ही आपके पास मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचने की पर्याप्त क्षमता होती है। एक विराम के बाद हॉल मास्टर जयंत ने आगे कहा, इसके विपरीत यदि आपकी प्रतिभा पर्याप्त है, भले ही आप अब सच्चे सार के अंतिम चरण तक पहुंच गए हों, आपकी क्षमता सीमित है। मंच के नीचे खड़े युवा चुपचाप हॉल मास्टर जयंत की बातें सुन रहे थे, क्योंकि यह उनके भविष्य से संबंधित था। इसलिए प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण है।
बेशक अगर आपके पास केवल प्रतिभा है और आप पर्याप्त मेहनती नहीं हैं तो ये भी व्यर्थ होगा। ये सुनकर 18 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से 2 ने राहत की सांस ली। ये दोनों एक कमज़ोर दिखने वाले युवक और एक उत्साही लड़की थे। दोनों ही केवल सहज क्षेत्र साधना स्तर पर थे। अगर परिणाम केवल क्षेत्र के आधार पर आंका जाए तो वे स्पष्ट रूप से उच्च स्थान पर नहीं आ सकते थे, खासकर वह लड़की जो पहले काफ़ी घबराई हुई लग रही थी, क्योंकि वह केवल उत्तरवर्ती जन्मजात क्षेत्र में थी, पूर्ण जन्मजात क्षेत्र से एक कदम पीछे। अगर रैंकिंग शक्ति के आधार पर होती तो वह निश्चित रूप से अंतिम स्थान पर होती। अब बेशक उसके पास थोड़ा और मौका था, इसलिए हॉल मास्टर जयंत की बातें सुनकर उसकी जीवंत आंखों में एक चमक सी आ गई और उसने मन ही मन राहत की सांस ली। रुद्र के मन में बहुत अधिक भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं थे, वह बस चुपचाप हॉल मास्टर जयंत के स्पष्टीकरण को सुन रहा था। कोर हॉल में पहले से ही 65 नए प्रवेशित शिष्य और 180 पुराने शिष्य हैं। नए और पुराने दोनों शिष्यों को उनकी संबंधित रैंकिंग के आधार पर संबंधित संसाधन प्राप्त होंगे। आप लोगों का ये समूह कुल 18 लोग एक प्रारंभिक रैंकिंग से भी गुजरेंगे, हॉल मास्टर जयंत ने जारी रखा। ये देखते हुए कि आप नए भर्ती हुए हैं, रैंकिंग को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, पहला प्रतिभा और दूसरा शक्ति। प्रतिभा के लिए स्कोर उच्चतर होगा जो 100 बिंदु प्रणाली पर आधारित होगा। शक्ति रैंकिंग की गणना आपके प्रतियोगिता परिणामों के आधार पर की जाएगी। आपको प्रत्येक जीत के लिए 5 अंक प्राप्त होंगे और कुल 4 मैच होंगे। जो सभी मैच जीतेंगे उन्हें 20 अंक प्राप्त होंगे। 100 पॉइंट सिस्टम। ये सुनकर मंच के नीचे खड़े युवक सोचने लगे। कुछ खुश थे, कुछ घबराए हुए। यदि प्रतिभा को 100 अंकीय प्रणाली पर रखा जाता तो उच्च प्रतिभा वाले लोग शक्ति प्रतिस्पर्धा में हारने के बावजूद अपेक्षाकृत अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर सकते थे। मैलैब संप्रदाय काफ़ी निष्पक्ष है, रुद्र ने भी मन ही मन सिर हिलाया। इस तरह उच्च प्रतिभा वाले लोग जिन्हें अपनी पृष्ठभूमि के कारण साधना नहीं मिली थी, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब तक उन्हें पर्याप्त संसाधन प्राप्त होते रहेंगे वे भी तेज़ी से प्रगति कर सकते हैं और उच्च लोकों वालों से आगे निकल सकते हैं। अब हम प्रतिभा परीक्षण शुरू करेंगे, हॉल मास्टर जयंत ने कहा। उनकी निगाहें तेज और आवाज़ गहरी थी। जैसे ही हॉल मास्टर जयंत के शब्द निकले, एक युवक तुरंत उनके पीछे से आगे आया। संबा, परीक्षा के लिए आगे बढ़ो, युवक ने कहा। उसकी नज़र अपने हाथ में दर्ज नाम पर केंद्रित थी। हाँ, ये सुनते ही एक युवक की आंखें उत्साह से चमक उठीं और वह तेजी से सामने स्थित क्रिस्टल स्तंभ की ओर दौड़ पड़ा। ये लगभग 3 फुट 7 इंच ऊंचा एक स्फटिक स्तंभ था। स्तंभ के शीर्ष पर एक क्रिस्टल जैसा पारदर्शी गोला जड़ा हुआ था। क्रिस्टल गोले पर टिमटिमाते हुए रूनों को धुंधला धुंध देखा जा सकता था, जिस पर एक जटिल संरचना उकेरी गई थी जो मानो सब कुछ अपने में समेटे हुए थी। ये परीक्षण क्रिस्टल गोला था। ये बहुमूल्य गोला न केवल दुर्लभ असंख्य मूल मात्र क्रिस्टल से परिष्कृत किया गया था, बल्कि इस पर उत्कीर्ण संरचना भी असाधारण थी। साधारण राज्यों के लिए ऐसा परीक्षण क्रिस्टल गोला पाना कठिन था, केवल मैलैब संप्रदाय जैसे बड़े संप्रदायों के पास ही यह उपलब्ध था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, अपने मौलिक सच्चे सार या मार्शल स्पिरिट सच्चे सार को प्रसारित करें और अपने शरीर का परीक्षण करने के लिए इसे क्रिस्टल क्षेत्र में इंजेक्ट करें। हॉल मास्टर जयंत उसके पास खड़े होकर परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। 8 डीकन भी एक तरफ खड़े होकर चुपचाप देख रहे थे, उनकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। संबा क्रिस्टल स्तंभ के पास गया, उसकी आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दे रही थी। एकाग्र दृष्टि से उसने चुपचाप अपने शरीर में सच्चे सार को प्रवाहित किया। उसकी हथेली से एक शक्तिशाली आभा का प्रवाह फैल गया। ध्यान से देखने पर कोई भी पृथ्वी के रंग के सच्चे सार की एक धारा को क्रिस्टल गोले में प्रविष्ट होते हुए देख सकता था। गोले के भीतर की संरचना सच्चे सार द्वारा तुरंत सक्रिय हो गई। झट, क्रिस्टल का गोला रोशनी से टिमटिमा रहा था, जिससे मिट्टी के रंग के वृत्ताकार छल्ले निकल रहे थे। अंततः क्रिस्टल स्तंभ पर पानी की एक रेखा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। यह 1 से 100 तक का पैमाना था, जो परीक्षण विषय के आध्यात्मिक शारीरिक मूल्य और उनकी मार्शल स्पिरिट की विरासत की डिग्री का प्रतिनिधित्व करता था। परीक्षण के दौरान पैमाना जितना ऊंचा होता गया, व्यक्ति की प्रतिभा उतनी ही बेहतर होती गई। आध्यात्मिक शारीरिक संरचनाओं में अर्धाध्यात्मिक शारीरिक संरचना, छद्म आध्यात्मिक शारीरिक संरचना, जन्मजात आध्यात्मिक शारीरिक संरचना आदि भी शामिल थीं। यही बात मार्शल स्पिरिट्स पर भी लागू होती है। कुछ लोग मानक मार्शल स्पिरिट का केवल 10वां हिस्सा ही जागृत कर पाते थे, जबकि कुछ अन्य 2/10वां हिस्सा। यहाँ तक कि एक छोटा सा अंतर भी अक्सर प्रतिभा और क्षमता में एक बड़ा अंतर पैदा कर देता था। इसलिए किसी संप्रदाय के भीतर साधना मूल्य वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए इस प्रकार की परीक्षा आवश्यक थी। जब क्रिस्टल स्तंभ पर तराजू ऊपर उठने लगा तो ऊंचे मंच पर खड़े लगभग सभी लोगों की नज़र उस पर टिक गई। विशेषकर वह थोड़ा मोटा उपयाजक जिसने संबा की खोज की थी, उसका पूरा तंत्रिका तंत्र तनावग्रस्त था। एक ही सांस में पैमाना 0 से 10 तक बढ़ गया और यह बढ़ता ही गया।
लगातार बढ़ते पैमाने को देखकर संबा भी थोड़ा घबरा गया था, लगातार अपने शरीर के भीतर सच्चे सार को क्रिस्टल क्षेत्र में इंजेक्ट कर रहा था। अंततः पैमाना 27 पर रुक गया। ये रुक गया। संबा ने भौहें सिकोड़ लीं, ये देखकर कि धरती के रंग का सच्चा सार तराजू पर ऊपर उठना बंद हो गया है, और उसने अपने सच्चे सार को तेजी से घुमाया, तराजू को ऊपर उठने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से क्रिस्टल क्षेत्र अब उसके सच्चे सार को अवशोषित नहीं कर पा रहा था, और तराजू के ऊपर उठने का कोई संकेत नहीं था। ठीक है, अब आप रुक सकते हैं, युवक ने ध्यान केंद्रित करते हुए कहा। ये सुनकर संबा ने अनिच्छा से अपना हाथ छोड़ दिया। तुरंत क्रिस्टल गोला प्रकाश से टिमटिमा उठा, क्रिस्टल स्तंभ के भीतर का मिट्टी के रंग का सच्चा सार तुरंत गायब हो गया, और क्रिस्टल गोले पर एक रून उभरा और हवा में कांपने लगा, जिससे 3 फुट आकार का एक प्रकाश पर्दा प्रकट हुआ। इस प्रकाश स्क्रीन पर पाठ की एक पंक्ति दिखाई दी। संबा, पृथ्वी आध्यात्मिक काया मूल्य 27%, काया निम्न ग्रेड है, निम्न श्रेणी। ये 2 शब्द सुनकर संबा की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, और उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। ये निम्न श्रेणी कैसे हो सकती है? गिरते चांद के देश में मेरी साधना गति तो सर्वोच्च है, फिर यह सिर्फ निम्न श्रेणी कैसे हो सकती है? इस नतीजे से उसे बेहद निराशा हुई। ठीक है, इस बार की परीक्षा में तुम्हें 27 अंक मिले हैं, आदमी ने कहा। ये तुम्हारा कमर का टोकन है। ये कहते हुए उन्होंने संबा को एक टोकन दिया। उनकी सारी जानकारी इसमें थी, तथा इस परीक्षण के परिणाम भी इसमें आयातित थे। प्रत्येक मुख्य शिष्य के पास इनमें से एक टोकन होगा। 27 अंक। संबा ने टोकन लिया और निराश होकर एक तरफ चला गया। निराश मत होइए, इस दक्षिणी सीमा क्षेत्र में, जिसे आध्यात्मिक काया कहा जा सकता है, वह पहले से ही एक दुर्लभ प्रतिभा है। अब आपके पास 27% आध्यात्मिक काया है, आपकी क्षमता साधारण नहीं है। आइए पहले दूसरों के परिणाम देखें, थोड़े मोटे डीकन ने उसे दिलासा दिया। दक्षिणी सीमा क्षेत्र दूरस्थ है और संसाधनों की कमी के कारण अभ्यासियों में साधना योग्यताएं आमतौर पर कम होती हैं। संबा के लिए 27% का आत्मिक शरीर मूल्य होना पहले से ही काफ़ी अच्छा है। अगर वह लगन से साधना करने को तैयार है तो वह एक अच्छा उम्मीदवार है, इसलिए सभी उपयाजकों ने हल्के से सिर हिलाया। संबा के नीचे गिरने के बाद युवक ने कहा, अगला, मनन, परीक्षण के लिए बाहर आओ। उसके बाद एक हट्टा कट्टा नौजवान बाहर आया। एक सरल, ईमानदार मुस्कान लिए वह क्रिस्टल स्तंभ के पास गया और परीक्षण शुरू किया। इस बार उसकी हथेली से सच्चा सार प्रवाहित हुआ, एक मंद हरा प्रकाश प्रकट हुआ और लुप्त हो गया। ये कैसी काया है? इस विचित्र सत्य तत्व से सभी लोग चकित और आश्चर्यचकित थे। हे, यह एक दुर्लभ मार्शल आत्मा है, जिसे सच्चा सार पुनर्प्राप्ति मार्शल आत्मा कहा जाता है। यह एक अभ्यासी को कम समय में सच्चा सार प्राप्त करने में मदद कर सकता है। एक बार यह पूर्ण हो जाने पर युद्ध के दौरान यह बहुत लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा यह मार्शल आत्मा उसकी साधना गति को भी बढ़ा सकती है, थोड़े मोटे बुजुर्ग ने मंद मुस्कान के साथ कहा। यह युवक अभी भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसे उसने खोजा था। सच्चा सार पुनर्प्राप्ति मार्शल आत्मा। ऐसी मार्शल आत्मा सचमुच असाधारण होती है। ये स्पष्टीकरण सुनकर आसपास खड़े कई डीकन आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने उस युवक को देखा तो वे ईर्ष्या के भाव प्रकट किए बिना नहीं रह सके। इस मार्शल आत्मा के साथ उन्हें दूसरों से लड़ते समय सच्चा सार खर्च करने का डर नहीं होगा। हमें ये जानना चाहिए कि जब शक्तिशाली साधक युद्ध करते हैं तो प्रायः सच्चे सत्व का प्रत्येक अतिरिक्त अंश जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता है। क्या ये सिर्फ एक रिकवरी टाइप मार्शल सोल नहीं है? इस दुनिया में लड़ाकू टाइप मार्शल सोल ही राजा हैं। उसके बगल में खड़े लाल चेहरे वाले बुजुर्ग ने मुंह सिकोड़ते हुए और तिरस्कार का भाव प्रकट करते हुए कहा। उसकी नज़र जानबूझकर या अनजाने में बगल में खड़े तीखी नाक वाले एक युवक पर गई। यही सच्ची प्रतिभा है। लाल चेहरे वाले उस बुजुर्ग ने मन ही मन ठंडेपन से उपहास किया तथा अपने बगल में खड़े अन्य डीकनों द्वारा खोजी गई प्रतिभाओं को अपनी नज़रों में बिल्कुल भी नहीं लिया। जैसे ही सभी लोग चुपके से चौंके, क्रिस्टल बॉल पर एक प्रकाश स्क्रीन दिखाई दी और मनन का परीक्षा परिणाम पहले ही सामने आ गया था। मनन, सच्चा सार पुनर्प्राप्ति मार्शल आत्मा विरासत मूल्य 32%, एक निम्न श्रेणी की मध्यवर्ती मार्शल आत्मा। बुरा नहीं है, युवक ने सिर हिलाया, फिर एक टोकन दिया और कहा, यह आपकी कमर का टोकन है। चूंकि आपके पास एक मार्शल सोल है, आपकी क्षमता स्पिरिट बॉडी वाले अभ्यासियों से ज्यादा है, इसलिए आपको अतिरिक्त 3 अंक मिलते हैं। इस मूल्यांकन में आपको 35 अंक मिले हैं। धन्यवाद वरिष्ठ भाई, मनन ने एक ईमानदार मुस्कान के साथ कहा और वापस जाने से पहले खुशी से कमर का टोकन स्वीकार कर लिया। क्या मार्शल आत्माओं को अतिरिक्त अंक मिलते हैं? ये सुनकर परीक्षा का इंतजार कर रहे शिष्य नाखुश हो गए। उनके चेहरों पर साफ असंतोष साफ झलक रहा था। उन सभी के पास आत्मिक शरीर थे और उनका मानना था कि वे मार्शल आत्माओं से कमतर नहीं हैं, तो फिर सिर्फ मार्शल आत्माओं को ही अतिरिक्त अंक क्यों मिलते हैं? विशेष रूप से संबा, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। एक मार्शल आत्मा शरीर का मूल चिन्ह है।
एक बार पूरी तरह से जागृत हो जाने पर एक अभ्यासी की सभी पहलुओं में क्षमताओं में गुणात्मक उछाल आएगा। उनकी क्षमता आत्मा शरीरों से कहीं अधिक प्रबल होती है। अगर वह युद्ध प्रकार का मार्शल आत्मा न होता, बल्कि कम आक्रामक शक्ति वाला केवल पुनर्प्राप्ति प्रकार का मार्शल आत्मा होता, तो उसे 7 अंक मिल सकते थे, युवक ने समझाया। उसके बगल में बैठे हॉल मास्टर जयंत ने इन छोटी छोटी बातों में दखल न देते हुए थोड़ा सिर हिलाया। ये स्पष्टीकरण सुनकर शिष्यों ने अपनी चर्चा रोक दी, लेकिन फिर भी उनके हृदय में कुछ दुख हुआ। ये सभी लोग घमंडी और अहंकारी थे, खुद को प्रतिभाशाली मानते थे। वे एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के सामने कैसे सिर झुका सकते थे जिसके पास मार्शल आत्मा थी। चलो देखते हैं कि प्रतियोगिता के मूल्यांकन के दौरान उसकी मार्शल सोल का क्या प्रभाव पड़ता है, किसी ने खुद से कहा। इसके बाद और अधिक युवा लोग परीक्षण के लिए आगे आए। टीना, एक पवन आत्मा शरीर का स्वामी, आत्मा शरीर मूल्य 29%, एक मध्यवर्ती आत्मा शरीर। यह एक युवा लड़की थी जो जन्मजात क्षेत्र के अंतिम चरण में थी। 29%, बहुत अच्छी काया। इस परीक्षा परिणाम को देखकर ऊंचे मंच पर बैठे डीकन बार बार सिर हिला रहे थे। उन्होंने ऐसे परीक्षण अनगिनत बार देखे थे, इसलिए उन्हें दक्षिणी सीमा के प्रतिभाशाली लोगों की काया की कुछ समझ थी। इसके बाद साधक एक एक करके परीक्षण के लिए आगे बढ़े। इन सभी लोगों के पास आत्मिक शरीर या मार्शल आत्माएं थीं। बस इतना ही है कि किसी का भी आत्मा मूल्य 40% से ज्यादा नहीं हुआ। कल्पना कीजिए कि एक संपूर्ण आत्मा शरीर या मार्शल आत्मा पाना कितना मुश्किल होता है। कुछ ही देर में 18 युवाओं में से केवल 4 ही परीक्षण से वंचित रह गए। रुद्र सबसे बाद में आया, इसलिए उसे अंतिम स्थान दिया गया। तभी दुबली पतली कदकाठी और गोरी उंगलियों वाला एक युवक आगे बढ़ा। उसने अपनी हथेली बढ़ाकर क्रिस्टल बॉल पर हल्के से दबाया। तभी रोशनी टिमटिमा उठी और उसकी हथेली से अचानक एक धीमी चीख निकली, मानो कोई गरुड़ चिल्ला रहा हो। आवाज तीखी और चुभने वाली थी। क्या ये कोई मार्शल सोल है? ये लंबी चीख सुनकर सभी बुजुर्ग भावुक हो गए। ये स्पष्ट रूप से मार्शल सोल था, अन्यथा किसी पक्षी या जानवर की ऐसी चीख नहीं निकलती। एक क्षण के लिए सभी की निगाहें उस युवक पर पड़ीं, उनके चेहरे पर अत्यंत उत्तेजना दिखाई दे रही थी। बेशक रक्तवंश में भी यह संभावना थी। बात बस इतनी है कि पक्षी या पशु वंश वाले लोग बेहद दुर्लभ हैं। वे आमतौर पर प्राचीन महान कुलों के वंशज होते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उसके पास किस प्रकार की मार्शल आत्मा है। ऊंचे मंच पर खड़े सभी युवाओं की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। अभी अभी बहुत से लोगों की परीक्षा हुई थी, लेकिन उन सभी के पास आत्मिक शरीर थे। बस मनन के पास एक मार्शल आत्मा थी, और वह भी केवल एक पुनर्प्राप्ति प्रकार की मार्शल आत्मा। अब जब किसी और के पास एक मार्शल आत्मा थी तो उनके दिल दहल गए, और साथ ही वे बेहद उत्सुक भी थे। उस लंबी चीख के बाद युवक की हथेली में प्रकाश और छाया झिलमिला उठी, मानो कोई गहन चील क्रिस्टल बॉल में प्रवेश कर गई हो। इसके बाद क्रिस्टल स्तंभ में वास्तविक सार को इंजेक्ट किया गया और पैमाने का मूल्य बढ़ना शुरू हो गया। 10%, 30%, 35%। जब पैमाना 35% पर पहुंचा तो सभी ने अपनी सांस रोक ली। उनके चेहरे पर काफी घबराहट दिखाई दे रही थी, क्योंकि पैमाना अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। क्या वह 40% मार्शल सोल इनहेरिटेंस मूल्य तक पहुंच सकता है? सभी ने अपने दिल में सोचा। विशेष रूप से वे शिष्य जिनका पहले ही परीक्षण हो चुका था, उन सभी के चेहरे पर तनाव था, उनकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं और उनकी आंखें तराजू के मूल्य को घूर रही थीं। यदि यह व्यक्ति 40% तक पहुंच गया, साथ ही मार्शल सोल के लिए अतिरिक्त अंक भी, तो ये कितना अविश्वसनीय होगा। इस बार यह संभावना थी कि रैंकिंग के लिए बहुत कम लोग उनसे मुकाबला कर सकेंगे। अचानक पैमाना रुक गया, क्रिस्टल बॉल प्रकाश से चमक उठी और पाठ की एक पंक्ति प्रकट हुई। रतन, गहन ईगल मार्शल आत्मा विरासत मूल्य 41% के अधिकारी, मध्यवर्ती स्तर से संबंधित। 41, वह वास्तव में 41 तक पहुंच गया। इस विरासत के मूल्य को देखकर कई उपयाजकों की आंखें भी चमक उठीं। कोर हॉल में नए शिष्यों के सभी समूहों में जिनकी मार्शल सोल विरासत 40 तक पहुंच सकती थी, वे पहले से ही अत्यंत दुर्लभ थे और उन्हें अद्वितीय प्रतिभाशाली कहा जा सकता था। रतन जैसे लोग जो 41 वर्ष की आयु तक पहुंच गए थे, वे और भी कम थे। इस प्रकार के विरासत मूल्य के साथ एक बिंदु का अंतर भी उनके बीच साधना प्रतिभा में एक बड़ा अंतर पैदा कर देगा। इस विरासत मूल्य को देखकर हॉल मास्टर जियांग, जो उसके बगल में चुपचाप बैठा था, भी अपनी आंखों में आश्चर्य के भाव दिखाए बिना नहीं रह सका। फिर उसने बड़ी विनम्रता से कहा, हे मार्शल सोल विरासत मूल्य वास्तव में 41% होना, डीकन हुआंग, इस बार तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हे बस किस्मत। लाल चेहरे वाले बुजुर्ग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए और काफी प्रसन्न दिखते हुए कहा, यह आपका कमर टोकन है। इस समय परीक्षण के लिए जिम्मेदार युवक ने एक कमर टोकन निकाला और उसे दुबले पतले युवक को देते हुए कहा, चूंकि आपकी गहन ईगल मार्शल आत्मा लड़ाकू प्रकार की है, इसलिए आप इस बार अतिरिक्त 7 अंक प्राप्त कर सकते हैं, कुल मिलाकर 48 अंक।
धन्यवाद वरिष्ठ भाई, रतन ने कमर का टोकन लेते हुए कहा। उसकी आंखें गर्व से भरी हुई थीं। फिर वह पीछे हट गया और दूसरों के बीच खड़ा हो गया। हालांकि जब उसकी नज़र दूसरों पर पड़ी तो उसने जानबूझकर या अनजाने में अहंकार का संकेत प्रकट किया। उसका आचरण बेहद अभिमानी दिखाई दिया। ऐसा लगता था मानो अन्य लोग उसकी नज़र में उल्लेख के लायक ही नहीं थे। रतन के अहंकारी रवैये को देखकर आसपास के कुछ युवा नाराज हुए, लेकिन वे अपना गुस्सा नहीं रोक सके। चूंकि इस रतन के पास न केवल एक मार्शल आत्मा थी, बल्कि वह प्रारंभिक ऊर्जा प्रवाह स्तर के शिखर पर भी पहुंच चुका था। इसलिए अगर मार्शल आत्मा की युद्ध शक्ति को जोड़ दिया जाए तो भीड़ में बहुत कम लोग उसका मुकाबला कर पाएंगे। अगर वह अगली प्रतियोगिता में अच्छी रैंकिंग हासिल कर लेता तो वह प्रथम स्थान पाने के लिए पर्याप्त होता। इसलिए आसपास के युवा लोग इस तथ्य को चुपचाप स्वीकार कर सकते थे। इसके बाद एक के बाद एक कई लोगों का परीक्षण किया गया। उनमें से किसी में भी मार्शल सोल नहीं पाया गया और उनके स्पिरिट मान क्रमशः 30 और 33 के बीच थे। हे भाई हुआन, बधाई हो। ये रतन निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। इस तरह उसे सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त होंगे और उसकी भविष्य की साधना निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेगी। यदि उस समय वह छोटी प्रतियोगिता में कुछ महीने पहले वाले नए शिष्यों की श्रेणी में शामिल हो जाता है तो आप धन्य हो जाएंगे। उसके बगल में खड़े कई उपयाजकों को भी स्पष्ट रूप से विश्वास था कि यह रतन प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है और वे लाल चेहरे वाले उपयाजक को बधाई देने लगे। उस बूढ़े को इतना सस्ता सौदा कैसे मिल गया? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं मूल्यांकन का प्रभार संभालने के लिए दक्षिणी फैंग राज्य चला जाता। कई लोगों के चेहरे पर भी उदासी थी, उनकी आंखों में अनिच्छा दिख रही थी और वे मन ही मन पछता रहे थे। उसके बगल में बैठे डीकन किन के चेहरे पर अभी भी शांति थी। पलक झपकते ही पूरे प्लेटफॉर्म पर केवल रुद्र का ही परीक्षण नहीं किया गया था। धांगिरी किंगडम, रुद्र कृपया परीक्षा के लिए बाहर आइए, युवक ने हाथ में सूची पर नजर डालते हुए फिर अपने सामने बैठे युवक की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उठी और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई जिसमें थोड़ी जिज्ञासा और प्रत्याशा झलक रही थी। हाँ, रुद्र ने जवाब दिया और बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ गया। मुझे आश्चर्य है कि इस रुद्र में किस तरह की योग्यता है जिसने धनगिरी किंगडम के मूल्यांकन क्षेत्र में तूफान मचा दिया। रुद्र को आते देख युवक ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, उसकी आंखें प्रत्याशा से भर गईं। धनगिरी किंगडम में जो कुछ हुआ था वह बहुत पहले ही मैलैप संप्रदाय तक पहुंच गया था, लेकिन केवल उच्च पदस्थ अधिकारियों को ही पता था। ये युवक हॉल मास्टर जयंत का निजी शिष्य होने के नाते उनका बारीकी से पालन करता था और स्वाभाविक रूप से उसे कुछ जानकारी भी मिली। हालांकि ये जानकारी केवल उच्च पदस्थ अधिकारियों तक ही सीमित थी। अधिकांश लोग इससे पूरी तरह अनभिज्ञ थे। आखिरकार यदि ऐसा मामला फैलता भी है तो संप्रदाय पर इसका प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ेगा ही। हे भाई किन, इस बार तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है जो तुम्हें जाल से फिसली हुई मछली ही मिल गई। रुद्र को आगे बढ़ते देख एक काले चेहरे वाले बुजुर्ग ने आंखें सिकोड़ते हुए मजाकिया अंदाज में चिढ़ाते हुए कहा, क्या धनगिरी साम्राज्य वाकई इतना गरीब है या सभी प्रतिभाशाली लोगों को पहले ही छीनकर शिष्य बना लिया गया है? ओह, मुझे अब याद आया, वाटरपीक के एल्डर कियू ने एक ऐसे शिष्य को लिया था जिसके पास एक आइस मार्शल सोल है। ऐसा कहा जाता है कि उसके कुल में एक युवक भी है जिसके पास एक फायर स्पिरिट बॉडी है, लेकिन दुर्भाग्य से वह बहुत पहले ही फायर ओरिजिन पीक में शामिल हो गया था और तुम्हारे साथ स्कोर हॉल में नहीं आया। कियू जोंग अग्नि मूल ऊर्जा के करीब था और उसे अग्नि आत्मा शरीर भी माना जा सकता था। हालांकि कियू जोंग वास्तव में अग्नि मूल शिखर का व्यक्ति था, इसलिए वह यहाँ नहीं आया। वहाँ वह बिना किसी प्रतिस्पर्धा के बेहतर विरासत प्राप्त कर सकता था। लोगों का मूल्यांकन गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है, उन्हें मात्रा से कैसे मापा जा सकता है? डीकन किन ने शांत भाव से कहा। बहुत बढ़िया। ये सुनकर उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। हे तो आपको इस युवक पर पूरा भरोसा है? स्वाभाविक रूप से, डीकन किन ने कहा। फाउंडेशन स्थापना पूर्णता क्षेत्र में एक साधक को उत्कृष्ट माना जाता है। डीकन हुआन का मुंह फड़क उठा और वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, अगर उसमें सचमुच कोई प्रतिभा होती तो वह अभी भी फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में कैसे रह सकता था? क्या तुमने नहीं देखा कि यहाँ ज्यादातर लोग ऊर्जा प्रवाह स्तर में प्रवेश कर चुके हैं? अन्य बुजुर्गों ने भी कमोबेश उपहासपूर्ण निगाहें डालीं। यहाँ वास्तव में 2 अन्य लोग भी थे जो केवल फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में थे, लेकिन वे दोनों केवल 15 वर्ष के थे, जो कि अन्य लोगों की तुलना में लगभग 1 वर्ष छोटे थे। क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है, लेकिन प्रतिभा जन्मजात होती है। यह एक शिष्य आप सभी शिष्यों से भी ज्यादा मूल्यवान हो सकता है। डीकन किन ने भीड़ के उपहास और मजाक को नजरअंदाज करते हुए शांति से कहा, अगर ऐसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति सचमुच बड़ा हो जाए तो उसका मूल्य कैसे मापा जा सकता है? बेशर्मी से शेख ही बघार रहे हो। डीकन हुआन ने व्यंग्य किया, ये युवक जिसे तुमने खोजा है वह भी यहाँ सबको पीछे छोड़ना चाहता है। भाई किन, क्या तुम थोड़े छोटे नहीं हो रहे?
वह थोड़ा मोटा डीकन भी थोड़ा नाराज हुआ और ठंडे स्वर में बोला, क्या तुमने अभी अभी एक मौका नहीं गंवा दिया? बस कुछ साल और इंतजार करो और अगली बार किसी प्रतिभाशाली को चुनो, हमें इस तरह नीचा क्यों दिखा रहे हो? हे, तथ्य शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। डीकन किन मंद मंद मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और आगे की ओर देखते रहे। वहां रुद्र पहले ही क्रिस्टल स्तंभ के किनारे पहुंच चुका था। उन्होंने अपने कदम रोक लिए और क्रिस्टल बॉल पर एक नज़र डालने के बाद उनकी आंखों में चिंतन झलक रहा था। ये बच्चा क्यों रुक गया? सचमुच एक देहाती, क्या वो उस टेस्टिंग क्रिस्टल बॉल को देख रहा है? जिन युवकों ने पहले ही टेस्टिंग पूरी कर ली थी, उनके मुंह फूल गए और एक के बाद एक उनकी हंसी फूट पड़ी। अभी अभी डीकन किन ने कहा था कि शायद रुद्र उन सबको मात दे सकता है, जिससे सभी नाराज हो गए थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसका कोई आत्मिक शरीर न हो, है न? डीकन हुआंग और अन्य लोगों की आंखों में भी उपहास का भाव था जब उन्होंने डीकन किन की ओर देखा। डीकन किन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने इन कुछ लोगों की बातों को अनदेखा कर दिया। जूनियर भाई रुद्र, बस अपनी मार्शल स्पिरिट या आत्मिक शरीर की शक्ति को परीक्षण क्रिस्टल बॉल में डाल दो। हालांकि क्रिस्टल स्तंभ के बगल में खड़े युवक ने अपनी आंखों में मुस्कान बिखेरी और बहुत धीरे से कहा। इस व्यक्ति का उपनाम झांग था, जिसका नाम तियानलोंग था, 20 साल से ज्यादा उम्र का था और कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। क्या ये सच है कि परीक्षा में जितने ज्यादा अंक मिलेंगे उतने ही ज्यादा संसाधन मुझे मिलेंगे? रुद्र की भौहें ऊपर उठ गईं जब उसने सामने खड़े युवक की ओर देखा। अभी अभी वह सोच रहा था कि परीक्षा के लिए किस तरह की शक्ति का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यह उसके अंदर बस एक तरह की मार्शल स्पिरिट जितनी आसान नहीं थी। लवकुश ने एक सूखी मुस्कान दी और कहा, स्कोर जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा संबंधित संसाधन आपको मिल सकते हैं। इन आंकड़ों की तुलना कुछ महीने पहले के नए शिष्यों के बैच से भी की जाएगी। आंकड़ा जितना बेहतर होगा, आपके लिए पीछे से आगे निकलने का एकमात्र शॉर्टकट यही होगा। वरिष्ठ भाई, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। रुद्र ने सिर हिलाया और अब उसे कोई संदेह नहीं रहा। अब उसके पास संसाधनों की कमी थी, इसलिए इस बार उसे संबंधित संसाधनों को प्राप्त करने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करना होगा। इस तरह भविष्य में साथी शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा के लिए बहुत लाभ होगा। मैं तो बस बैंगनी ज्वाला मार्शल स्पिरिट की शक्ति का उपयोग करके परीक्षण करूंगा। रुद्र ने थोड़ा विचार करने के बाद निर्णय लिया। धांगेरी देश की लगभग सभी प्रमुख शक्तियां उसके पास सच्ची अग्नि होने के बारे में जानती थीं और इसे जानबूझकर छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जहां तक उस नेटल मार्शल स्पिरिट का सवाल है, वह बहुत रहस्यमय थी और वह उसे उजागर नहीं करना चाहता था। आखिरकार मल्लपा संप्रदाय के ये सभी उपयाजक व्यापक क्षितिज वाले कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और कुछ सुराग देखने में सक्षम हो सकते थे। रुद्र ने अपने सामने रखे परीक्षण क्रिस्टल बॉल पर नजर डाली। उस पर उसे एक जटिल व्यूह रचना का आभास हुआ, लेकिन वह व्यूह रचना बहुत गहरी थी। बस एक बार और देखने से उसे चक्कर आ जाता। स्पष्ट रूप से व्यूह रचना का मार्ग ऐसा नहीं था जिसे साधारण साधक छू सकें। सिर हिलाते हुए रुद्र का मन विचलित हो उठा। उसने बैंगनी ज्वाला मार्शल स्पिरिट में निहित सच्चे सार को अपने शरीर में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। उसकी हथेली से हवा की एक प्रचंड धारा भी फैल गई। जब ये हवा की धारा फैलती तो आसपास की हवा में सूक्ष्म उतार चढ़ाव होते। उन उपयाजकों की समझ कितनी तेज थी। जैसे ही हवा का यह उतार चढ़ाव दिखा, उन्होंने उसे भांप लिया। एक एक करके उन्होंने अपनी आंखें सीधी की और आगे की ओर देखा। उनकी पुतलियों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि आग की यह धारा बहुत ही असामान्य लग रही थी। एक झुलसा देने वाली हवा। डीकन हुआंग, जो अभी अभी उपहास कर रहा था और रुद्र को बेवकूफ बनते देखने का इंतजार कर रहा था, ने अपनी भौहें भींच लीं और उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव भी दिखाई दिया। वह तुरंत सामने खड़े युवक को घूरने लगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसे बेचैनी का एहसास हो रहा था। न केवल इन उपयाजकों ने कुछ असामान्य महसूस किया, बल्कि उन शिष्यों ने भी, जिन्होंने पहले ही परीक्षण पूरा कर लिया था, इसे महसूस किया। सभी की आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी। उनमें से अधिकांश सच्चे सार के क्षेत्र में पहुंच चुके थे। हालांकि उनकी धारणा मूल निर्माण क्षेत्र जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी यह सामान्य लोगों के बराबर तो बिल्कुल नहीं थी। एक पल में ऊंचे मंच पर मौजूद सभी लोगों की नजरें रुद्र पर टिक गईं। माहौल थोड़ा अजीब सा लग रहा था। अभी अभी सभी ने जो उपहासपूर्ण निगाहें डाली थीं, उनकी तुलना में अब उनके हाव भाव कुछ गंभीर लग रहे थे। वाह! इसी समय रुद्र की हथेली से बैंगनी रंग की अग्नि की एक धारा निकली। उसके नियंत्रण में ये परीक्षण क्रिस्टल बॉल में प्रविष्ट हो गई। इस अग्नि धारा की उत्तेजना से परीक्षण क्रिस्टल बॉल पर मौजूद रून टिमटिमाए और लहरें उठीं और फिर अग्नि धारा को अवशोषित कर लिया। परीक्षण क्रिस्टल बॉल द्वारा आग की धारा को अवशोषित करने के बाद नीचे स्थित क्रिस्टल स्तंभ बैंगनी प्रकाश से चमकने लगा तथा पैमाना धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। यह ऊपर उठने लगा है। ये देखकर सभी ने अपनी सांस रोक ली। उनकी आंखें क्रिस्टल स्तंभ को घूर रही थीं, तराजू की गति पर ध्यान दे रही थीं।
न जाने क्यों अभी अभी डीकन किन के शब्दों को याद करते हुए और इस युवक के शरीर के भीतर के बैंगनी रंग के असली सार को देखते हुए उन्हें एक अजीब सा संकट महसूस हुआ। विशेष रूप से रतन, जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, उसकी भौहें कसकर बंद थीं। क्रिस्टल स्तंभ पर स्केल धीरे धीरे ऊपर उठता गया, न तो तेज और न ही धीमा, तथा 2 सांसों में ही 10 अंक तक पहुंच गया। 10 बज गए, किसी ने मन ही मन कहा, ध्यान से सामने देखते हुए उनकी हथेलियों पर पसीना आ गया। 21, ये 33 तक पहुंच गया है, यह अभी भी बढ़ रहा है। जब उन्होंने देखा कि तराजू 33 तक पहुंच गया है और अभी भी बढ़ रहा है, तो सभी के दिल बैठ गए और वे बेहद घबराए हुए लग रहे थे। इन परीक्षित शिष्यों में 33 पहले से ही एक अच्छा परिणाम माना जाता था, लेकिन रुद्र का तराजू अभी भी बढ़ रहा था। तो क्या ये 37 तक पहुंच सकता है, या 40 तक भी पहुंच सकता है? ये 36 है। पलक झपकते ही यह संख्या 36 पर पहुंच गई। यह अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंचा है। इस समय सभी की नसें पूरी तरह तनावग्रस्त थीं, क्योंकि इस समय क्रिस्टल स्तंभ के भीतर बैंगनी रंग का वास्तविक सार अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहा था और रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। धांगेरी देश के इस युवक में वाकई कुछ प्रतिभा है, भाई हुआंग। लगता है आपने जिस प्रतिभा को खोजा है वह अपना पद खो देगा। एक उपयाजक ने आंखें थोड़ी सिकोड़कर थोड़े से दुख के साथ कहा। अभी अभी वह उपयाजक हुआंग काफी घमंडी हो गया था, जिससे वह थोड़ा दुखी हो गया था, इसलिए इस समय वह ताना मारने से खुद को नहीं रोक सका। क्या ये सिर्फ 36 नहीं है? जब तक यह 41 तक नहीं पहुंचता, सब व्यर्थ है। भले ही यह स्पिरिट वैल्यू सिर्फ एक अंक कम हो, लेकिन प्रतिभा का अंतर बहुत बड़ा है। हे। इसके अलावा इस रतन के पास ब्लैक ईगल मार्शल स्पिरिट है, आम लोग इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? डीकन हुआंग मंद मंद मुस्कुराए। उनके विचार से इस रुद्र के पास सिर्फ एक अग्नि आत्मा शरीर है, ब्लैक ईगल मार्शल स्पिरिट से तुलना करने की इच्छा ही काफी नहीं थी। आत्मिक शरीर विश्व की ऊर्जा के साथ संवाद कर सकते हैं और उनकी क्षमता वास्तव में असाधारण है। लेकिन मार्शल आत्माएं जन्मजात होती हैं और उनमें मार्शल आत्मा की क्षमताएं भी होती हैं। एक बार जब वे पूर्णता प्राप्त कर लेती हैं तो उनके लाभ सामान्य आत्मा शरीरों से तुलनीय नहीं होते। यह 29 तक पहुंच गया है। जैसे ही डीकन हुआंग ने हल्की सी मुस्कान दी, अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, हे भगवान, अभी भी इसके रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। क्या ये 40 का आंकड़ा पार कर जाएगा? 29, ये सुनकर डीकन हुआंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी आंखें स्थिर होकर आगे की ओर देखने लगीं। 40, इस समय तराजू पहले ही 40 तक पहुंच चुका था। इस पल डीकन हुआंग की हथेलियां कसकर भींच गईं। उसकी हड्डियां हिल रही थीं और वह घबराया हुआ सा निगल रहा था। 45, ये सचमुच 45 तक पहुंच गया है। यह विस्मय अभी अभी हुआ था कि तराजू 45 तक पहुंच चुका था और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस समय पूरा दृश्य लगभग उबल रहा था और वे युवा प्रतिभाशाली लोग खुद को चिल्लाने से नहीं रोक पाए। ये कैसे संभव है? उसका आत्मिक मूल्य अभी भी बढ़ रहा है। क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? यह अभी भी बढ़ रहा है। इसकी प्रतिभा कितनी भयानक है। वे युवा प्रतिभाशाली लोग, जिन्होंने पहले रुद्र का तिरस्कार किया था, अब विस्मय से उसकी ओर देखने लगे और हल्के से एक डर का भाव उभर आया। ये युवक बहुत भयानक था। इस तरह की प्रतिभा की तुलना कौन कर सकता है? अब रुद्र पहले से ही हर किसी की तुलना में दर्जनों आत्मा मूल्यों अधिक है। ये पैमाना यही नहीं रुका। कुछ डीकन तो पहले ही अचंभित होकर, स्तब्ध होकर चुप हो गए थे। लगता है उसकी प्रतिभा मेरी कल्पना से कहीं परे है। डीकन किन की आंखों में भी एक सूक्ष्म, लगभग अगोचर लहर उठी, क्योंकि तराजू अब 49 तक पहुंच गया था और लगातार बढ़ रहा था। ऐसी प्रतिभा पूरे कोर हॉल में भी दुर्लभ थी। अब तक ऊंचे मंच पर माहौल जम गया था और किसी की भी रुद्र को कम आंकने की हिम्मत नहीं थी। यहां तक कि हॉल मास्टर जयंत ने भी थोड़ा सा सिर हिलाया, जिससे उनकी आंखों में खुशी झलक रही थी। 55, 60, 70, पैमाना लगातार बढ़ता जा रहा था। उन आंकड़ों को देखकर वहां मौजूद हर कोई पहले से ही अचंभित था। क्या यह अभी भी बढ़ेगा? लवकुश, जो उसके बगल में परीक्षण का प्रभारी था, तराजू को घूरता रहा। उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। उसके दिल में जो आघात हुआ वह अवर्णनीय था। वह इतने सारे शिष्यों के परीक्षण का प्रभारी था और सबसे शक्तिशाली शिष्य का स्पिरिट मान केवल 72 था। क्या ये हो सकता है कि यह रुद्र रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है? भिन भिनौ, अचानक एक धीमी सी आवाज आए और तराजू रुक गया। सभी ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, आखिरकार यह रुक गया। लेकिन जब उन्होंने वह संख्या देखी जहां पैमाना रुक गया था, तो वे पूरी तरह से अचंभित रह गए। 100, ये कैसे संभव है? ये वास्तव में 100 है। क्या यह एक निष्कलंक आत्मिक शरीर हो सकता है? सभी 8 उपयाजकों के चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे, अविश्वास के भाव प्रकट कर रहे थे, क्योंकि यह संख्या वास्तव में 100 तक पहुंच गई थी। मल्लप संप्रदाय में 100 वर्षों में ऐसी स्थिति शायद ही कभी देखी गई थी। धांगेरी देश में ऐसी प्रतिभा कैसे हो सकती है? जैसे ही सभी लोग आश्चर्यचकित हुए, परीक्षण क्रिस्टल बॉल में रोशनी चमक उठी और तुरंत ही एक उपशीर्षक विकसित होना शुरू हो गया।
उसका शरीर कैसा होगा? इस समय सभी के दिल उछलकर बाहर आने को हो रहे थे और वे गौर से आगे की ओर देख रहे थे, क्योंकि अब परिणाम सामने आने का अंतिम क्षण आ गया था। रुद्र, बैंगनी लॉ मार्शल आत्मा और मन सम्मलन डिग्री 100%, मार्शल आत्मा लॉ मूल्य 100% प्राप्त की। एक बेदाग मार्शल आत्मा है। दोषरहित मार्शल आत्मा। जैसे ही परीक्षण क्रिस्टल बॉल पर अंतिम कुछ शब्द दिखाई दिए, हॉल मास्टर जयंत की पलकें भी झपकने से नहीं बच सकीं। निर्दोष मार्शल सोल, क्या ये सच है? हॉल मास्टर जयंत का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये जानना जरूरी है कि पिछली बार कोर शाखा ने 65 नए शिष्यों की भर्ती की थी और इन 18 को जोड़ने पर यह संख्या 83 हो गई। उनमें से सबसे ज्यादा आध्यात्मिक मूल्य वाला शिष्य केवल 72% तक ही पहुंच पाया। उस शिष्य को पहले से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था और उसके पास जुवान युआन के युद्ध क्षेत्र में उभरने का एक बड़ा मौका था। लेकिन इस रुद्र के पास तो एक निर्दोष मार्शल आत्मा थी। वह क्या दर्शाती थी? ये जानना आवश्यक है कि अधिकांश लोगों के लिए, चाहे वह आध्यात्मिक शरीर हो या मार्शल आत्मा, 40% अंक प्राप्त करना पहले से ही अच्छा माना जाता था। लेकिन रुद्र निर्दोष था। ऊंचे मंच पर खड़े बाकी 8 डीकन भी दंग रह गए। उनकी आंखें सामने दिखाई दे रहे पात्रों को घूर रही थीं, मानो उन्हें कुछ अविश्वसनीय सा लग रहा हो। निर्दोष मार्शल आत्मा। ये संभावना है कि स्वर्गीय युआन संप्रदाय में पिछले 100 वर्षों में एक भी व्यक्ति प्रकट नहीं हुआ है ना? यह जरूर गलत होगा, यह जरूर गलत होगा। धनगिरी साम्राज्य एक निर्दोष मार्शल आत्मा कैसे पैदा कर सकता है? डीकन हुआंग ने बार बार अपना सिर हिलाते हुए कहा, आप जानते हैं, पूरे दक्षिणी सीमा क्षेत्र में एक निर्दोष मार्शल आत्मा पैदा करना पहले से ही दुर्लभ है। उसके पास एक निर्दोष मार्शल आत्मा कैसे हो सकती है? हाँ, क्या ये हो सकता है कि यह परीक्षण क्रिस्टल खराब हो गया है? उसके बगल में खड़े एक बुजुर्ग ने संदेह से पूछा। यह अविश्वसनीय था। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो 100 सालों में शायद ही कभी देखा गया हो, उनकी आंखों के सामने कैसे प्रकट हो सकता है? ये कैसे संभव हुआ? परीक्षण क्रिस्टल खराब हो रहा है। तुरंत दर्शकों में से सभी ने अपनी निगाहें घुमाईं और थोड़ा सा सिर हिलाया। यह जरूर गलत होगा, रतन ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। अगर इस रुद्र के पास एक दोषरहित मार्शल आत्मा है तो वह अभी भी सिर्फ ज़ियानिटियन क्षेत्र में कैसे है? इस परीक्षण क्रिस्टल पर निर्माण पैटर्न अभी भी बरकरार हैं, बिना किसी दोष के। ये गलत कैसे हो सकता है? परीक्षण के प्रभारी लवकुश ने उदासीनता से कहा। उनकी नज़र केंद्रित थी। उन्होंने इस परीक्षण क्रिस्टल बॉल की पहले ही जांच कर ली थी और इसके अलावा पिछले शिष्यों में कोई त्रुटि नहीं थी। रुद्र द्वारा परीक्षण किए गए डेटा को देखकर उसका दिल भी हिल गया था और उसके शरीर में खून उबलने लगा था। ये परिणाम उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। हॉल मास्टर, क्या हम इसे फिर से परख सकते हैं? डीकन हुआंग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और उसने अपने बगल में हॉल मास्टर जयंत की ओर देखा। ठीक है। हॉल मास्टर जयंत ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, आप में से कौन आगे आकर दोबारा परीक्षण करने को तैयार है? हॉल मास्टर जयंत स्वाभाविक रूप से यह नहीं मानेंगे कि परीक्षण क्रिस्टल में कोई खराबी आ सकती है, लेकिन उन्हें रुद्र का परीक्षण परिणाम भी अविश्वसनीय लगा। अब दोबारा परीक्षण करने से उनके संदेह दूर हो जाएंगे और बात पक्की हो जाएगी। मैं ये करूंगा। रतन की आंखें सिकुड़ गईं और वह गहरी आवाज में कहते हुए आगे बढ़ा। असल में इस बार 18 शिष्यों में रतन सबसे उत्कृष्ट था। उसकी प्रसिद्धि बेजोड़ थी। रुद्र उसे कैसे दबा सकता था? उसके सीने में एक गांठ सी महसूस हुई। अब जब उसे मौका मिला था तो वह स्वाभाविक रूप से अपने मन को शांत करने के लिए खुद इसे परखना चाहता था। वह किसी और को इसे परखने देने में सहज महसूस नहीं करता था। तो फिर आप आइए, हॉल मास्टर जयंत ने कहा। हाँ। रतन आगे बढ़ा और आगे चला गया। जूनियर भाई रुद्र, कृपया अभी यहीं प्रतीक्षा करें, लवकुश ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। रुद्र ने अपनी हथेलियां फैलाईं और क्रिस्टल स्तंभ की ओर पीछे हट गया। रुद्र खुद इस परिणाम से थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बस किनारे पर इंतजार किया। रतन आगे बढ़े और अपनी मार्शल सोल सोर्स पावर को क्रिस्टल में इंजेक्ट करते हुए प्रसारित करना शुरू कर दिया। अगले ही क्षण क्रिस्टल पर संरचना सरणी सक्रिय हो गई और क्रिस्टल स्तंभ पर पैमाना धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। इस बार ऊंचे मंच पर खड़े लोग अभी भी बहुत घबराए हुए लग रहे थे और सामने की ओर गौर से देख रहे थे। कुछ ही देर में परिणाम सामने आ गया। रतन रहस्यमय ईगल मार्शल आत्मा के अधिकारी हैं। मार्शल आत्मा विरासत मूल्य 41% है, जो मध्यम स्तर से संबंधित है। गलत नहीं। ये नतीजा देखकर ऊंचे मंच पर बैठे सभी लोग दंग रह गए। फिर उनकी निगाहें बदल गईं और वे परीक्षण क्रिस्टल स्तंभ के पास खड़े रुद्र को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। सबके चेहरों के भाव बदलने लगे और वे मन ही मन बुदबुदाने लगे, क्या सचमुच उसके पास एक दोषरहित मार्शल आत्मा हो सकती है? कैसे हो? क्या अब आप सब आश्वस्त हो गए हैं? हॉल मास्टर जयंत मन ही मन प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी गंभीर चेहरे के साथ पूछा, क्या हम रुद्र को एक बार और परीक्षण करने दे सकते हैं? कुछ उपयाजकों ने अजीब मुस्कान के साथ कहा, तुम क्या सोचते हो?
हॉल मास्टर जयंत की नज़रें उसके बगल में खड़े रुद्र पर पड़ीं। कोई बात नहीं। रुद्र ने अपने कंधे उचकाए, एक कदम बढ़ाया और परीक्षण क्रिस्टल बॉल की ओर चल दिया। परीक्षण मंच के सामने पहुंचकर रुद्र ने अपनी बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा को प्रसारित करना जारी रखा और परीक्षण शुरू कर दिया। जब बैंगनी लौ बुझ गई तो क्रिस्टल बॉल रोशनी से टिमटिमा उठी। कुछ ही देर में जैसे जैसे पैमाना बढ़ता गया, परिणाम फिर से प्रदर्शित होने लगा। रुद्र, अर्जित बैंगनी लौ मार्शल आत्मा के पास है। मार्शल आत्मा और मन के बीच सम्मिलन की डिग्री 100% है। मार्शल आत्मा अग्निलौ मूल्य 100% है। एक दोषरहित मार्शल आत्मा है। ये परिणाम देखकर सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। क्या अब भी तुम्हें कोई आपत्ति है? हॉल मास्टर जयंत की नज़रें तेज हो गईं जैसे ही उसने अपनी नज़रें डीकनों पर घुमाईं। नहीं, सभी उपयाजकों ने एक के बाद एक सिर हिलाया और अधिक कहने का साहस नहीं जुटा पाए। इस बिंदु पर अभी भी उलझे रहना केवल घृणा को आमंत्रित करेगा। इसके अलावा यदि यह रुद्र बड़ा हो गया तो उन्हें उसका पक्ष लेना मुश्किल हो जाएगा। एक दोषरहित मार्शल आत्मा वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसकी क्षमता की तुलना की जा सके, ऐसे व्यक्ति के पास नवजात आत्मा के क्षेत्र में कदम रखने का बहुत अच्छा मौका होता है। निर्दोष मार्शल आत्मा, हे, इस बच्चे में सचमुच एक निर्दोष मार्शल आत्मा है। इस समय डीकन अवर्णनीय रूप से प्रसन्न था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि वह अभी भी शांत होने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसका दिल लगातार खुशी से उछल रहा था। ऐसी प्रतिभा 100 सालों में शायद ही देखने को मिलती है और उसने निस्संदेह एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की थी। डीकन, ऐसी प्रतिभा की खोज करने के लिए संप्रदाय तुम्हें जरूर भारी इनाम देगा। जिन प्रबंधकों ने तुम्हारे साथ मिलकर रुद्र की रक्षा की, उन्हें भी इनाम मिलेगा। हॉल मास्टर जयंत की नज़रें तेज हो गईं और उन्होंने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, अगर उस समय इन लोगों की सुरक्षा न होती तो शायद रुद्र आज इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाता। रुद्र और पटेल परिवार के बीच के मामले के बारे में हॉल मास्टर जयंत पहले से ही अच्छी तरह से जानते थे, यही वजह थी कि उन्होंने ऐसा कहा। हालांकि उसके बगल में बैठे उपयाजकों को ये बात पता नहीं थी। धन्यवाद हॉल मास्टर। ये सुनकर डीकन का चेहरा खुशी से भर गया और उसने जल्दी से झुककर सलाम किया। यही वह है जिसके आप हकदार हैं, हॉल मास्टर जयंत ने हाथ हिलाते हुए कहा। हे भाई किन, आप सचमुच सौभाग्यशाली हैं। उसके बगल में खड़े उपयाजक मुस्कुराने लगे और उसे बधाई देते हुए कहने लगे, अगर यह रुद्र भविष्य में नवजात आत्मा के क्षेत्र में या उससे भी ऊंचे स्तरों पर कदम रखता है तो आपको बहुत लाभ होगा। हे, अगर भविष्य में तुम इसकी वजह से नवजात आत्मा के दायरे में कदम रखोगे तो हम पुराने भाइयों को मत भूलना। जिस बुजुर्ग ने अभी अभी डीकन से मजाक में बात की थी, उसने तुरंत अपना भाव बदल दिया, मुस्कुराहट से भरा चेहरा प्रकट किया और उसे बधाई देना और उसकी चापलूसी करना शुरू कर दिया। डीकन ने अपना हाथ हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने रुद्र को देखा तो उसकी आंखें उम्मीद भरी रोशनी से भरी थीं। निर्दोष मार्शल आत्मा। डीकन हुआंग अपने आप को रोक नहीं सका, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत उदास लग रहा था। जूनियर भाई रुद्र, यह आपकी कमर का टोकन है। इस समय लवकुश मुस्कुराया और एक कमर टोकन निकाला और उसे रुद्र को सौंप दिया। रुद्र की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और एक अजीब सी भावना के साथ उसने कमर का टोकन अपने हाथ में ले लिया। अपनी हथेली में कमर का टोकन देखकर उसे गहरी भावना का एहसास हुआ। अब से वह मैलैप संप्रदाय का एक मुख्य शिष्य था। क्योंकि अभी तुम्हारा मार्शल सोल वैल्यू एकदम सही था, इसलिए तुम्हें 100 अंक मिलते हैं, लवकुश ने आगे कहा। मार्शल सोल बोनस के 50 अंक जोड़ने पर इस बार तुम्हें कुल 155 अंक मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई तुमसे ज्यादा अंक हासिल कर पाएगा। 150 अंक। इस समय परीक्षण पूरा कर चुके युवाओं ने भी गहरी सांस ली। वास्तव में कोई भी रुद्र से बड़ा नहीं होगा। ये जानना जरूरी है कि रतन, जिनके टेस्ट को सबसे अधिक थे, उनके केवल 48 अंक थे। यदि रतन बाद की प्रतियोगिता में सभी 4 मैच जीत भी जाता तो भी उसे केवल 20 अंक ही मिलते, कुल मिलाकर 68 अंक। 68 अंकों और रुद्र के 150 अंकों के बीच का अंतर बिल्कुल भी छोटा नहीं था। तो आपको आगे के मुकाबलों में भाग लेने की जरूरत नहीं है, लवकुश ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार आपकी रैंकिंग प्रथम होने का मतलब है कि आपको मिलने वाले संसाधन पिछले बैच के नए शिष्यों के पहले स्थान से भी बेहतर होंगे। क्योंकि आपके जैसी निर्दोष मार्शल सोल किसी के पास नहीं है, इसलिए आप सर्वोत्तम संसाधनों के हकदार हैं। ओह, ये सुनकर रुद्र थोड़ा खुश हुआ। आखिरकार उसने अपनी ताकत के दम पर वो सब कुछ पा लिया था जिसका वो हकदार था। वरिष्ठ भाई, क्या मार्शल सोल उपयोगकर्ताओं को केवल 7 बोनस अंक ही नहीं मिलते? उसके पास 50 अंक कैसे हो सकते हैं? एक युवक ने असमंजस में पूछा। उसके बगल में खड़े लोगों ने भी प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। हालांकि रुद्र का प्रथम होना एक तथ्य बन गया था, फिर भी हर कोई हैरान था। हे, जूनियर भाई रुद्र के पास एक दोषरहित मार्शल आत्मा है, इसलिए उसे मिलने वाले बोनस अंक सामान्य लोगों की तुलना में अधिक हैं, लवकुश ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्या यह एक अर्जित मार्शल आत्मा नहीं है?
रतन ने कहा, अर्जित मार्शल आत्माएं स्रोत छाप से उत्पन्न नहीं होती हैं, इसलिए उनकी क्षमता सीमित होनी चाहिए। ये सुनकर उसके बगल में खड़े लोगों ने भी सिर हिलाया। जन्मजात मार्शल आत्माएं विरासत के छापों से आती हैं, लेकिन अर्जित मार्शल आत्माएं ज़्यादातर अवसरों से आती हैं और उनकी तुलना समान स्तर पर नहीं की जा सकती। अगर आप इसे इस तरह समझते हैं तो आप गलत हैं, लवकुश ने गंभीर भाव से कहा और समझाया, जन्मजात मार्शल आत्माएं विरासत के निशानों से उत्पन्न होती हैं और वास्तव में उनमें असीमित क्षमता होती है। हालांकि कोई व्यक्ति जो अर्जित मार्शल आत्मा प्राप्त करता है वह साधारण कैसे हो सकता है, विशेषकर अग्निज्वाला मार्शल आत्मा जो कनिष्ठ भाई रुद्र ने प्राप्त की थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस युग में कितने लोग ज़ियानिटियन क्षेत्र में रहते हुए किसी विदेशी ज्वाला की अवशिष्ट आत्मा को अपनी मार्शल आत्मा में मिला सकते हैं? ये सुनकर सब दंग रह गए और फिर हतप्रभ रह गए। रुद्र की ओर उनकी निगाहें कुछ अजीब सी हो गईं, यहाँ तक कि कुछ उपयाजकों की आंखें भी चमक उठीं, मानो उन्हें कुछ सूझा हो। हालांकि इन लोगों को ऐसा कोई अनुभव नहीं था, फिर भी उन्होंने इसके बारे में सुना था। इस दुनिया में किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक वस्तु को अपनी मार्शल आत्मा में मिलाने की चाहत बहुत बड़ा खतरा है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, खासकर इस प्रकार की अग्निज्वाला मार्शल आत्मा के मामले में। अगर कोई जरा भी लापरवाही बरते तो उसका मन उसकी प्रचंड ज्वाला में जल जाएगा, उसका शरीर नष्ट हो जाएगा, उसका दांव बुझ जाएगा। जो कोई भी सफलतापूर्वक मार्शल आत्मा का सम्मलन कर सकता है, उसके पास या तो स्वर्ग विरोधी साधना तकनीकें होती हैं या फिर उसके पास बहुत दृढ़ता होती है। चाहे वह किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसकी क्षमता पूरी तरह से अपरिमित होती है। प्रतिभा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बुजुर्गों की नज़र में दृढ़ता पहले स्थान पर है। बहुत से प्रतिभाशाली लोग गिर गए हैं, बहुत से लोग अंत तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनमें दृढ़ता और बुद्धि का अभाव होता है। इसके विपरीत जो लोग दृढ़ता से काम करते हैं वे मार्शल पद के शिखर तक पहुंच सकते हैं। रुद्र अभी सिर्फ 16 साल का है, फिर भी उसने अग्निज्वाला मार्शल आत्मा को अपने अंदर समाहित कर लिया है। इससे पता चलता है कि उसमें कितनी दृढ़ता है। ये सोचकर कई लोग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। इस रुद्र की क्षमता उसकी प्रतिभा से कहीं बढ़कर होगी। एक बार उसे पर्याप्त विकास का अवसर मिल जाए तो उसके भविष्य की संभावनाएं असीम हैं। ये सोचकर उन बुजुर्गों की हिम्मत नहीं हुई कि वे इस युवक का मजाक उड़ाएं। उनकी आंखें विस्मय से चमक उठीं। रुद्र पहले हैं, आगे चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि उनके बगल में बैठे हॉल मास्टर जयंत ने भी थोड़ा सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, कृपया मासिक टिकट के लिए वोट करें, सभी लोग वोट करना न भूलें। हे रुद्र, जब तक तुम कड़ी मेहनत करते रहोगे और अपनी प्रतिभा के अनुरूप शक्ति प्रदर्शित करते रहोगे, तब तक संप्रदाय अब से बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें प्रशिक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हॉल मास्टर जयंत ने अपने बगल में खड़े रुद्र से कहा। उसकी आंखों में मुस्कान थी और उसका स्वर काफी विनम्र था। ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य मिलना कठिन है, यहाँ तक कि उन्हें भी अप्रत्याशित प्रसन्नता महसूस हुई। हॉल मास्टर के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। रुद्र निश्चित रूप से निराश नहीं करेगा। रुद्र ने झुककर मैलैप संप्रदाय से जुड़ाव की भावना को महसूस किया। यह एक ऐसी जगह थी जहां प्रतिभा को तब तक नहीं दबाया जाता जब तक व्यक्ति में शक्ति हो, और संप्रदाय के बुजुर्ग इसके कारण प्रतिभाओं को दबाते नहीं थे। बेशक इसमें व्यक्तिगत द्वेष रखने वाले लोग शामिल नहीं थे। रुद्र के आत्मविश्वास से भरे चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखकर हॉल मास्टर जयंत ने थोड़ा सिर हिलाया। ये जानने के बाद कि रुद्र की मार्शल आत्मा हासिल कर ली गई है, उसे बाद में उसे और भी अधिक उम्मीदें हो गईं। अगर यह जन्मजात मार्शल सोल होता तो ये सिर्फ यही दर्शाता कि वह युवक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था। लेकिन बाद में प्राप्त होने से पता चलता है कि उसमें अदम्य दृढ़ता थी और वह घमंडी किस्म का नहीं था। जब अदम्य दृढ़ता और महान भाग्य हो तो 9 स्वर्गों को देखते हुए एक सच्चा महाशक्ति न बनने की चिंता क्यों? ये तथ्य कि रुद्र ने पटेल परिवार से आघात सहन किया, उसकी असाधारणता को दर्शाने के लिए पर्याप्त था। हॉल मास्टर जयंत को धनगिरी साम्राज्य में घटित घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी थी। डीकन किन के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। मैलैप संप्रदाय में अपने इतने वर्षों के कार्यकाल में ये पहली बार था जब उसे ऐसी प्रतिभा की खोज करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब आप 17 लोग परीक्षण के दूसरे दौर में आगे बढ़ेंगे, जो कि वास्तविक युद्ध प्रतियोगिता है। हॉल मास्टर जयंत ने गहरी आवाज में कहा। 17 लोगों ने अपना मूड ठीक किया और तुरंत अगले परीक्षण के लिए तैयार हो गए। हालांकि पहला स्थान पहले ही तय हो चुका था, फिर भी वे लापरवाह नहीं हो सकते थे, क्योंकि अगर वे वास्तविक मुकाबले में ज़्यादा अंक हासिल करते तो वे अपनी भविष्य की साधना के लिए ज़्यादा संसाधन जुटा सकते थे, जिससे ये सुनिश्चित होता कि वे शुरुआती रेखा पर दूसरों से नहीं हारेंगे। तुरंत ही सभी लोग प्रशिक्षण मैदान में बने मार्शल आर्ट मंच पर पहुंचे और प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी। जहां तक रुद्र और डीकनों का प्रश्न है, वे मार्शल आर्ट मंच के सामने एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर दूर से देख रहे थे। मार्शल आर्ट मंच पर अभी भी वही युवक लवकुश खड़ा था। इस बार आपको द्वंद्व युद्ध और चुनौती मुकाबलों से गुजरना होगा।
लवकुश ने 17 लोगों की ओर देखा और कहा, प्रतियोगिता बहुत सरल है। सबसे पहले आपको द्वंद्वयुद्ध के लिए 8 समूहों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें 8 विजेता चुने जाएंगे। फिर हारने वाले इन 8 लोगों को चुनौती देंगे। प्रत्येक सफल चुनौती पर आपको 5 अंक मिलेंगे। यदि चुनौती देने वाला व्यक्ति हार जाता है तो 5 अंक काट लिए जाएंगे, यदि वह जीतता है तो उसे भी 5 अंक मिलेंगे। याद रखें, जो लोग पहले दौर में हार गए हैं उनके पास चुनौती के 3 अवसर हैं। एक ही व्यक्ति को केवल 3 बार चुनौती दी जा सकती है। लोगों की संख्या के कारण रतन एक चुनौती प्राप्त व्यक्ति बन सकता है। यदि कोई उसे चुनौती नहीं देता है तो उसे सीधे 15 अंक प्राप्त होंगे। क्योंकि रतन के पास वर्तमान में इन लोगों के बीच सबसे अधिक अंक थे, इसलिए वह इस विशेषाधिकार का आनंद ले सकता था। क्या कोई बात है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही? लवकुश की नज़रें कनिष्ठ भाइयों पर केंद्रित हो गईं। नहीं, सभी ने एक स्वर में कहा। हालांकि रतन को सतह पर बढ़त मिलती दिख रही थी, लेकिन उन्होंने एक अवसर भी खो दिया, क्योंकि उसका एक मैच कम था। अगर कोई लगातार 4 मैच जीतता तो उसे 20 अंक मिल सकते थे। बेशक रतन के पास वर्तमान में सबसे अधिक अंक थे, इसलिए भले ही कोई लगातार 4 मैच जीत जाए, उसकी रैंकिंग को खतरा पहुंचाना मुश्किल होगा, जब तक कि किसी ने रतन को चुनौती न दी हो और उसे लगातार कई मैच न हारने दिए हों। ठीक है, आओ और लॉटरी निकालो। लवकुश ने निर्देश दिया और उसके हाथ में एक गोल कटोरा आ गया। इसके अंदर 16 लकड़ी के टोकन हैं, जिनमें से प्रत्येक पर 8 अंक खुदे हुए हैं। अगर तुम संबंधित अंक निकालोगे तो तुम द्वंद्वयुद्ध के पहले दौर में आगे बढ़ोगे। ये बिल्कुल उचित है। सामने वाले ऊंचे मंच पर रुद्र ने थोड़ा सा सिर हिलाया। मैलाप संप्रदाय के दृष्टिकोण से काफी संतुष्ट था। ये सुनकर 16 शिष्य तुरंत आगे बढ़कर पर्ची डालने लगे। जल्द ही द्वंद्वयुद्ध करने वाले 8 जोड़ियों का चयन कर लिया गया। ठीक है, अब मुकाबलों के लिए उन प्रतियोगिता मंचों पर जाओ। लवकुश की नज़र मार्शल आर्ट मंच के सामने वाले क्षेत्र की ओर केंद्रित हो गई। मार्शल आर्ट मंच के चारों ओर जहां वे खड़े थे, वास्तव में कई अपेक्षाकृत संकरे, केवल 7 झांग चौड़े प्रतियोगिता मंच थे। ये स्पष्ट था कि वे मुख्य मंच पर खड़े थे। सभी ने सिर हिलाया और उन प्रतियोगिता मंचों की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद तुरंत ही द्वंद्वयुद्ध शुरू हो गया। इन 16 लोगों में से 14 ऊर्जा प्रवाह स्तर में प्रवेश कर चुके थे। शेष डुआन लिंगर केवल सहज क्षेत्र में था और झाओ हाई नाम का एक अन्य युवक केवल सहज क्षेत्र के शिखर पर था। वे बहुत बदकिस्मत थे, पहले मैच में उनके प्रतिद्वंद्वी ऊर्जा प्रवाह स्तर के विशेषज्ञ थे। हालांकि इन दोनों के पास क्रमशः पवन आत्मा शरीर और जल आत्मा शरीर था, फिर भी अन्य के पास भी आत्मा शरीर थे। लोगों में अंतर के कारण वे पहले दौर में जल्दी ही हार गए। जिन प्रतियोगिता प्लेटफार्मों पर ये दोनों थे, उनकी तुलना में अन्य 6 प्लेटफार्मों पर प्रतिस्पर्धा कहीं अधिक तीव्र हो गई। इन लोगों ने अपनी अद्वितीय कुशलता का प्रदर्शन किया, पूरी ताकत से लड़ते हुए विजेता का निर्धारण करना कठिन बना दिया। यद्यपि रुद्र ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था, फिर भी वह विभिन्न आत्मिक शरीरों की ताकत और कमजोरियों को समझने के लिए दूर से चुपचाप देखता रहा। प्रत्येक आत्मिक शरीर के अपने अपने लाभ होते हैं। अंतिम विजय अभी भी व्यक्ति की युद्ध कलाओं की समझ, अपनी शक्तियों का अधिकतम उपयोग और युद्ध के अनुभव पर निर्भर करती है। आत्मिक शरीर का होना सर्वशक्तिमान नहीं है, ये केवल सामान्य लोगों के सामने एक लाभ प्रदान करता है। अवलोकन करने के बाद रुद्र के हृदय में एक बुनियादी समझ विकसित हुई। उदाहरण के लिए, पवन आत्मिक शरीर एक साधक को अत्यंत तेज बना सकता है, हवा की तरह आ जा सकता है। दुर्भाग्य से इस आत्मा शरीर की आक्रमण शक्ति अपर्याप्त थी। इससे सबको दबाने के लिए किसी अधिक शक्तिशाली तुरुप के पत्ते की सहायता की आवश्यकता होगी, या पवन आत्मा शरीर का अधिकतम लाभ उठाना होगा। कुल मिलाकर यह मनमाने ढंग से निर्धारित करना कठिन था कि कौन सा शरीर सबसे शक्तिशाली था। जल्द ही प्रतियोगिता का पहला दौर समाप्त हो गया। इसके बाद चुनौती मैचों की शुरुआत हुई। वरिष्ठ भाई, क्या मैं चुनौती छोड़ सकता हूँ? टीना ने पूछा। आप कर सकते हैं, लवकुश ने कहा। आत्म जागरूकता होना सराहनीय है। बस भविष्य में अपनी साधना को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। इसके बाद इन्नेट रियल्म के 2 शिष्यों ने चुनौती छोड़ दी। क्योंकि उनके क्षेत्र बहुत कम थे, इसलिए जीतना लगभग असंभव था। इसके बाद चुनौती मुकाबले हुए। कई राउंड की लड़ाई के बाद कुछ सफल हुए और कुछ असफल। कई आधे दिन के प्रयास के बाद अंततः परिणाम प्राप्त हुआ। रतन ने अंततः सर्वोच्च अंक प्राप्त किया। उसके बाद युवा मनन ने, जिसके पास सार रिकवरी मार्शल सोल था। इस मनन के पास न केवल एक चमत्कारी मार्शल आत्मा थी जो उसके शरीर में भस्म हुए सार को तुरंत बहाल कर सकती थी, बल्कि उसकी अपनी मार्शल आर्ट की साधना और समझ भी असाधारण थी। इसलिए कुछ ही आदान प्रदानों के बाद उसके शरीर में पर्याप्त सार होने का लाभ तुरंत स्पष्ट हो गया। शिष्यों का ये समूह अच्छा है। रतन और मनन में भी अपार क्षमता है। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद हॉल मास्टर जयंत ने इन युवकों के प्रदर्शन से संतुष्ट होकर थोड़ा सिर हिलाया। इन 18 लोगों में से 3 मार्शल सोल वाले व्यक्तियों का दिखना एक सुखद आश्चर्य माना जा सकता है।
शेष बचे आत्मा शरीर वाले युवक भी असाधारण थे, लेकिन अन्य की तुलना में उनमें अभी भी थोड़ी कमी थी। मुझे आशा है कि इस बार प्रवेश करने वाले कुछ शिष्य अपना नाम बना सकेंगे और गहनसार युद्ध क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, एक उपयाजक ने कहा। बहुत जल्द ही गहनसार युद्ध क्षेत्र में 100 संप्रदाय युद्ध, जो हर 7 साल में होता है, भी आयोजित किया जाएगा। 100 संप्रदाय युद्ध, ये कहते हुए ये बुजुर्ग थोड़ी गंभीरता से बोले बिना नहीं रह सके और साथ ही उनकी आंखों में एक चमक सी चमक उठी। अगर वे 100 संप्रदाय युद्ध में अलग दिख सकें तो ये हमारे मैलैप संप्रदाय के लिए सचमुच एक आशीर्वाद होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह गहनसार युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने को तैयार होगा। हॉलमास्टर जयंत की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनकी परिधीय दृष्टि रुद्र पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाए। गहनसार युद्ध क्षेत्र बेहद खतरनाक था, वहां प्रशिक्षण लेने वाले शिष्यों का जीवित लौटना पहले से ही काफी दुर्लभ था। 100 संप्रदाय युद्ध में अलग दिखने के लिए एक सच्चा अद्वितीय प्रतिभाशाली होना जरूरी था। दुर्भाग्य से उसका क्षेत्र अभी भी थोड़ा कम है। जल्द ही हॉलमास्टर जयंत ने अपना सिर हिलाया। रुद्र अभी जन्मजात क्षेत्र के शिखर पर ही था। उसकी प्रतिभा चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसके लिए कम समय में उस आवश्यकता तक पहुंच पाना शायद मुश्किल होगा। तियानलोंग, इन आंकड़ों के अनुसार उनके आवासों की व्यवस्था करो। थोड़ा रुकने के बाद हॉलमास्टर जयंत ने ज्यादा सोचना बंद कर दिया। उनकी नज़र तुरंत केंद्रित हो गई और उन्होंने लवकुश से कहा, जहां तक रुद्र की बात है, कोर हॉल के किसी भी संसाधन का इस्तेमाल वह कर सकता है। हाँ, लवकुश ने आदेश स्वीकार किया। जानकारी इकट्ठा करने के बाद वह भीड़ को उन आवासों की ओर ले गया जहां नए शिष्य रहने वाले थे। कोर हॉल मुख्य शिखर का हिस्सा है। उसके बगल की पार्श्व चोटियों पर शिष्य रहते हैं। पुराने शिष्य सोआरिंग ड्रैगन शिखर पर रहते हैं और आप नए प्रवेशित शिष्य न्यू टैलेंट शिखर पर रहेंगे। हालांकि चूंकि वहां 65 नए शिष्य भी हैं जिनकी यात्रा के दौरान कुछ बुजुर्गों ने सिफारिश की थी या खोज की थी और जो कई महीनों से प्रवेश पा चुके हैं, इसलिए आपके निवास भी अलग होंगे। लवकुश ने एक लंबी तलवार वाली उड़ती हुई कलाकृति बुलाई और 18 नए शिष्यों को शून्य में ले गई और आसपास के पहाड़ों की ओर इशारा किया। लवकुश का परिचय सुनते हुए लगभग 1 दर्जन नए शिष्य उनके शब्दों को ध्यान में रखते हुए ध्यानमग्न हो गए। साथ ही वे आसपास के पहाड़ों को निहार रहे थे, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि जिस जगह पर वे लंबे समय तक बसेंगे वहां क्या खास है। रुद्र ने भी बादलों और धुंध के बीच से उन पहाड़ों की ओर देखा। मुख्य शिखर बादलों में ऊंचा उठ रहा था और उसके बगल में 1 दर्जन से ज्यादा पार्श्व चोटियां थीं, कुछ ऊंची कुछ नीची, सभी बेहद असाधारण लग रही थीं। ये साफ दिखाई दे रहा था कि पहाड़ों के बीच एक समृद्धसार ऊर्जा घूम रही थी। वह ऊर्जा आसपास के पहाड़ों से भी ज्यादा समृद्ध थी। साथ ही न्यू टैलेंट पीक पर वह आवासों के समूह भी देख सकते थे। आवासों का एक समूह पहाड़ के आधे रास्ते पर स्थित था, जबकि दूसरा शिखर के करीब था। वरिष्ठ भाई, हमारे आवास में क्या बदलाव होगा? अचानक उनके बगल में बैठे संबा ने पूछा। जाहिर है फर्क तो है। लवकुश की नजरें तेज हो गईं जब उसने कहा, एक ही आवास समूह में आंगन भी कई स्तरों में बटे हुए हैं। ओह, ये सुनकर सभी की दिलचस्पी बढ़ गई। 9 स्तर हैं, लवकुश ने कहा। पहले स्तर के आंगन में अंदर की आत्मा संग्रह व्यू सबसे धीमी गति से स्वर्ग और पृथ्वी की सार ऊर्जा एकत्र करेगी। दूसरे स्तर के आंगन में आत्मा संग्रह व्यू थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होगा, इत्यादि। 9वें स्तर तक एकत्रित की जा सकने वाली सार ऊर्जा 8वें स्तर की ऊर्जा से कई गुना ज्यादा होगी। हे, बेशक आपसे कुछ महीने पहले भर्ती हुए वरिष्ठ भाइयों के आंगन आपके आंगन से थोड़े बेहतर हैं। ये सभी रैंकिंग के आधार पर प्राप्त होते हैं, इसलिए जब तक आप भविष्य में कड़ी मेहनत करते रहेंगे आपके पास आगे बढ़ने का मौका है। तो इसे इतने खास तरीके से बांटा गया है। अचानक सबको समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उन डीकनों ने रैंकिंग पर इतना ध्यान दिया। यदि किसी को सर्वोत्तम निवास स्थान प्राप्त हो जाता है तो उच्च पद वाले शिष्य प्रायः इस आधार पर भीड़ को नीची दृष्टि से देखते थे। जब प्रतिभा में अंतर महत्वपूर्ण नहीं था तब संसाधन काफी महत्वपूर्ण हो गए। जब वह बोल रहा था, लवकुश पहले ही रुद्र और अन्य लोगों को शिनशियान चोटी की पहाड़ी पर ले जा चुका था। यहाँ आंगन एक साथ समूहबद्ध थे। ऐसा प्रतीत होता था कि इन्हें विशेष रूप से योजनाबद्ध किया गया था और प्रत्येक आंगन के भीतर एक विशेष उतार चढ़ाव का निशान महसूस किया जा सकता था। ये वह पृथक निवास है जहां आप रहेंगे, लवकुश ने कहा, तथा समूह को पृथक निवास के गेट पट्टिका के सामने खड़ा कर दिया। उनके शरीर हल्के महसूस हुए क्योंकि धर्म तलवार से निकली ऊर्जा उन्हें जमीन पर ले गई। इस पृथक निवास के मेहराब पर शिनक्सियन निवास शब्द खुदे हुए थे। इस क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी 2 मध्यम आयु वर्ग के व्यक्तियों पर थी। लवकुश ने सिर हिलाया और कहा, आप दोनों ने कड़ी मेहनत की है। इसके बाद वह रुद्र और अन्य लोगों को शिनशियान निवास में ले गया। अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले जो चीज सामने आई वह थी एक विशाल प्रशिक्षण मैदान, जिसके बाद सभी दिशाओं में जाने वाले अनेक नीले पत्थर के रास्ते थे। लवकुश ने कहा, यहाँ के आंगनों को न केवल 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, बल्कि प्रत्येक आंगन में आपके शरीर के अनुरूप कमरे भी हैं,
इसलिए मैं बाद में आपके शरीर और मूल्यांकन रैंकिंग के आधार पर संबंधित आवासों की व्यवस्था करूंगा। इसके बाद लवकुश ने सभी को अपने अपने प्रांगण में ले गए। यहाँ के प्रांगण प्रतिबंधों से सुरक्षित थे तथा प्रवेश के लिए धर्म चिन्ह की आवश्यकता होती थी। हर व्यक्ति का आंगन अलग अलग जगहों पर था, छोटे छोटे विला की तरह, जहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी, जैसे मंडप, मीनारें, बहती नदियाँ और आसमान छूते पुराने पेड़। अंदर होने पर ऐसा लग रहा था जैसे बादलों और धुंध में पूरी तरह डूबा हुआ हूँ, मानो किसी मानव स्वर्ग में डूबा हुआ हूँ। हे जूनियर भाई रुद्र, यह आपका निवास है। इसके बाद लवकुश ने रुद्र को आंगन में और एक प्रशिक्षण कक्ष में ले जाकर उसे बताया कि गैदरिंग ओरिजिन फॉर्मेशन को कैसे सक्रिय किया जाए। ये प्रशिक्षण कक्ष है। इसके अंदर एक गैदरिंग ओरिजिन फॉर्मेशन है जो फॉर्मेशन को सक्रिय करके विभिन्न प्रकार के युआन क्यूई को आकर्षित कर सकता है। आंगन का दरवाजा खोलने के बाद लवकुश ने संक्षिप्त परिचय दिया और फिर रुद्र को एकांत कमरे में ले गया। ये प्रशिक्षण कक्ष बहुत विशाल था, 100 झांक चौड़ा, जिसके केंद्र में एक जटिल संरचना थी। इसके क्रिस्टल स्तंभों पर कई अस्पष्ट रून उत्कीर्ण थे जो आपस में गुथे हुए असीम रूप से गहन प्रतीत हो रहे थे, उस संरचना से कहीं अधिक गहन जो रुद्र ने शाही परिवार के फैंग वंश में देखी थी। ये संरचना काफी अच्छी है। रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाया, वह गैदरिंग ओरिजिन संरचना से बहुत संतुष्ट था। हे बिल्कुल, लवकुश ने भी मुस्कुराते हुए इस संरचना की बहुत प्रशंसा की। ये 9वीं श्रेणी का गैदरिंग ओरिजिन संरचना है, पूरे शिनशियान शिखर में सबसे अच्छा गैदरिंग ओरिजिन संरचना। कोर हॉल के पुराने शिष्य भी इस उपचार का आनंद नहीं ले सकते। मेरा मानना है कि इस संरचना के साथ जूनियर भाई रुद्र जल्द ही सच्चे युआन क्षेत्र में कदम रख पाएंगे और निश्चित रूप से भविष्य में कोर हॉल में एक शीर्ष शिष्य बनेंगे। कोर हॉल में शीर्ष शिष्य, रुद्र ने हंसते हुए कहा। यह अभी उसका अंतिम लक्ष्य नहीं था। इस गैदरिंग ओरिजिन फॉर्मेशन को सक्रिय करना बहुत सरल है। आपको फॉर्मेशन पर प्रतिबंधों को सक्रिय करने के लिए बस अपने कमर टोकन में युआन क्यूई को इंजेक्ट करना होगा, फिर संबंधित धर्म सील बनाना होगा, इसे फॉर्मेशन में इंजेक्ट करना होगा और फॉर्मेशन स्वाभाविक रूप से आपके लिए वांछित युआन क्यूई को आकर्षित करेगा, लवकुश ने कहा। वह जादुई। रुद्र थोड़ा चौंका, संरचना की क्षमता से आश्चर्यचकित था। यह मल्लप संप्रदाय का शीर्ष स्तरीय सभा मूल गठन है, स्वाभाविक रूप से असाधारण, लवकुश मुस्कुराया। मैं मल्लप संप्रदाय के मुख्य शिष्यों के लिए वस्त्र बाद में तुम्हें भेज दूंगा। उस समय तुम्हें बस मल्लप संप्रदाय का आधिकारिक शिष्य बनने के लिए प्रवेश समारोह में भाग लेने के लिए मुख्य हॉल में जाना होगा। सभी निर्देश देने के बाद लवकुश ने विदा ली। रुद्र ने लवकुश को विदा किया, फिर एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर अपने आंगन का निरीक्षण किया। ये प्रांगण शिनशियान चोटी के पहाड़ी ढलान पर स्थित था, अविश्वसनीय रूप से विशाल, व्यवहारिक रूप से एक जागीर जैसा। बादलों और धुंध से घिरे ऊंचे मंच पर खड़े रुद्र को ऐसा लग रहा था जैसे वह बादलों में है। आगे देखते हुए उसका दिल अचानक उछल पड़ा, दुनिया को देखने की चाहत हुई। यहीं से मार्शल आर्ट के शिखर तक उसकी यात्रा शुरू होगी। स्वर्ग की राजधानी अब दूर नहीं थी। ये जगह काफ़ी अच्छी है। मेरा मानना है कि आप जल्द ही और प्रगति कर सकते हैं, लेकिन अगर आप युवान युद्ध क्षेत्र में 100 संप्रदायों के युद्ध में खड़े होना चाहते हैं तो यह इतना आसान नहीं है। इसलिए आने वाले समय में आपको और भी कठिन साधना करनी होगी। जैसे ही रुद्र ने महसूस किया कि उसका खून खौल रहा है और उसका दिल महत्वाकांक्षा से भर गया है, भक्षक स्वर्ग गौरय की आवाज़ एक अनुचित क्षण में बाहर आई। क्या आप युवान युद्ध क्षेत्र के बारे में जानते हैं? रुद्र ने भौहें उठाकर पूछा। मैंने थोड़ा बहुत सुना है, स्वर्गीय गौरय ने उदासीनता से कहा। मुझे इसके बारे में बताओ, रुद्र ने पूछा। उसे युवान युद्ध क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस इतना पता था कि स्वर्ग राजधानी क्षेत्र में प्रवेश करने का यही एकमात्र रास्ता है। वरना दक्षिणी जंगल से स्वर्ग राजधानी क्षेत्र तक पहुंचना किसी आम इंसान के लिए एक सपना ही होता, जब तक कि उसे परिवहन के लिए कोई प्राचीन संरचना न मिल जाए। युवान युद्ध क्षेत्र एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र है जो अंदर से अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है। इसमें प्रवेश करने वाले बच पाते हैं या नहीं और सफलतापूर्वक 100 संप्रदायों के युद्ध स्थल तक पहुंच पाते हैं या नहीं, यह एक अलग मामला है। संक्षेप में, यह अंदर से बेहद खतरनाक है, लेकिन इसमें बेहतरीन अवसर भी हैं, भक्षक स्वर्गीय गौरय ने कहा। अवसर? रुद्र को खतरे की परवाह नहीं थी। वह तो जिंदगी मौत के कई संकटों से गुजर चुका था, तो उसे इसकी क्या परवाह। जब तक कोई अवसर था उसने अपना सब कुछ झोंक देने की हिम्मत की, क्योंकि रुद्र जानता था कि ये दूसरों से आगे निकलने का एक बेहतरीन शॉर्टकट है। क्योंकि यह एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र है, इसलिए यहाँ कई प्राचीन अवशेष बचे हैं। एक बार जब आप अंदर कुछ हासिल कर लेते हैं तो साधारण साधक भी आसमान छू सकते हैं, यहाँ तक कि उन प्रतिभाशाली शिष्यों से भी आगे निकल सकते हैं। लेकिन ये खजाने साधारण लोगों को कैसे मिल सकते हैं? स्वर्ग भक्षक गौरय ने कहा। तो अंदर जीवित रहने और अलग दिखने के लिए आपके पास खुद पर्याप्त आधार होना चाहिए। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। ये सुनकर कि युवान युद्ध क्षेत्र में अवसर थे, रुद्र को इसके लिए और भी अधिक प्रत्याशा महसूस हुई।
यदि ये केवल विभिन्न संप्रदायों के कुलीन शिष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करना था तो इसका क्या मतलब था? चिंता मत करो, तुम्हारी प्रतिभा के साथ अभी भी एक मौका है जब तक तुम कड़ी मेहनत करते हो, भक्षक स्वर्ग गौरय ने उदासीनता से कहा। क्या आप जुवानयुवान युद्ध क्षेत्र के बारे में कुछ और जानते हैं? रुद्र ने पूछना जारी रखा। जुवानयुवान युद्ध क्षेत्र स्वर्ग राजधानी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित एक छोटा सा प्राचीन युद्ध क्षेत्र है। मैंने उस समय इसके बारे में थोड़ा ही सुना था और इसे समझ नहीं पाया, भक्षक स्वर्ग गौरय ने उदासीनता से कहा। खैर, तुम्हारा वर्तमान लक्ष्य साधना और अपनी शक्ति में निरंतर सुधार करना है। अन्य चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो। रुद्र ने सिर हिलाया। आधे घंटे बाद लवकुश पहुंचे और कोर हॉल के अनूठे कपड़े सभी को वितरित किए। सभी लोग अब प्रवेश समारोह के लिए कोर हॉल में मेरे पीछे आएं। वस्तुओं को वितरित करने के बाद लवकुश ने रुद्र और अन्य लोगों को कोर हॉल में बुलाया। कोर हॉल में पैलेस मास्टर जयंत और कोर हॉल के सदस्यों का एक समूह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अंदर का माहौल थोड़ा गंभीर था। रुद्र और अन्य लोग एक पंक्ति में खड़े थे, उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे, उनकी नज़रें मुख्य हॉल के सामने टिकी हुई थीं। वहां एक लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग की विशाल मूर्ति खड़ी थी, जो किसी पेंटिंग में अमर व्यक्ति की तरह थी और एक असाधारण आभा बिखेर रही थी। मूर्ति से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी, जिससे रुद्र और अन्य लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उनकी सांसें रुकने वाली हैं। वह दबाव दिल को थाम देने वाला था, यहाँ तक कि नवजात आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के दबाव से भी अधिक मजबूत। कोई भी कल्पना कर सकता है कि इस मूर्ति में मौजूद व्यक्ति कितना भयानक था। ये हमारे मल्लपर संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज सच्चे व्यक्ति शिवाय राज हैं, महल मास्टर जयंत ने सभी के सामने गंभीर भाव से कहा। यह मल्लपर संप्रदाय का पूर्वज है। सब चौंक गए। अगर किसी मूर्ति का आभामंडल इतना भयानक है तो पूर्वज कितना भयानक होगा? क्या ये सचमुच एक मूर्ति है? रुद्र भी थोड़ा चौंका, उसके दिल में सम्मान भर गया। ये तो बस एक छोटा सा कौशल है, स्वर्ग भक्षक गौरय ने उदासीनता से कहा। एक बलवान व्यक्ति की शक्ति स्वर्ग तक पहुंचती है। जब उनका इरादा स्वर्ग में विलीन हो जाता है तो वे स्वाभाविक रूप से इस मूर्ति के भीतर एक शक्ति छोड़ सकते हैं। जब आप एक निश्चित क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो आप उसके भीतर के सर्वोच्च गहन रहस्यों को भी समझ सकते हैं। इरादा। रुद्र को अचानक समझ आ गया, उसे त्यानहुआन रिज में फैंग वंश के पूर्वज द्वारा छोड़े गए विशाल स्तंभ की याद आ गई। हमारे संप्रदाय में प्रवेश करने पर आपको संस्थापक का सम्मान करना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और नैतिकता को महत्व देना चाहिए, और संप्रदाय के हितों को अन्य सभी चीज़ों से ऊपर रखना चाहिए। आपको संप्रदाय के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए, एक दिल से मिलकर काम करना चाहिए और संप्रदाय को आगे बढ़ाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मूर्ति के नीचे पैलेस मास्टर जयंत ने प्रवेश समारोह को पढ़ना शुरू किया और कुछ संप्रदाय के नियमों आदि की व्याख्या की, लेकिन रुद्र पहले से ही मूर्ति की आभा में डूबा हुआ था। किसी कारणवश अचानक उसके हृदय में ज्ञान का एक अंश प्रकट हुआ, मानो उसने कुछ समझ लिया हो, तथा साथ ही ऐसा भी लगा जैसे उसने कुछ भी नहीं समझ पाया हो। रतन जैसे शिष्यों ने भक्ति भाव के साथ पैलेस मास्टर जयंत के पढ़ने और शिक्षाओं को ध्यान से सुना। इसी समय एक युवक बगल से आया, उसके हाथ में विलो के पत्ते थे और वह सभी पर पानी छिड़क रहा था। ये संत जल था, जो प्रवेश करने वाले शिष्यों के लिए सांसारिक धूल को धोने का प्रतीक था, ताकि वे महान दांव पर चढ़ सकें। जब संत जल उसके शरीर पर उतरा तो रुद्र अंततः अपने होश में वापस आ गया। नमन। महल मास्टर जयंत की आवाज लंबी और गूंजती हुई थी, जैसे वह 9 स्वर्गों से आई हो, अप्रतिरुद्ध और सर्वोच्च महिमा से भरी हुई। इस समय रुद्र समझ गया और तुरंत अपने पास के शिष्यों के साथ जुट गया। प्रणाम के बाद सभी लोग खड़े हो गए। ठीक है सभी लोग, आज से आप आधिकारिक तौर पर मल्लपर संप्रदाय के शिष्य हैं। पैलेस मास्टर जयंत ने सभी पर अपनी नज़र घुमाई और गंभीरता से कहा, क्योंकि आप अपेक्षाकृत देर से प्रवेश किए हैं और आपकी शुरुआत कम है, आपको भविष्य में अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपको एक दिल से मिलकर काम करना होगा। सभी ने एक स्वर में कहा, शिष्यगण महल के गुरु की शिक्षाओं का आदरपूर्वक पालन करें। महल के मास्टर जयंत ने कहा, आधे साल में एक मूल्यांकन होगा। यह न केवल आप लोगों के बीच एक मूल्यांकन होगा, बल्कि नए शिष्यों के पिछले बैच के बीच एक रैंकिंग प्रतियोगिता भी होगी। यदि आप मूल्यांकन में खड़े हो सकते हैं और नए शिष्यों के पिछले बैच को सफलतापूर्वक चुनौती दे सकते हैं तो आपको संप्रदाय से पुरस्कार प्राप्त होंगे। साथ ही कुछ बुजुर्ग भी देखने आएंगे। यदि आप किसी बुजुर्ग के पक्षधर हैं और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो आपका भाग्य काफ़ी अच्छा होगा। मूल्यांकन। ये सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं और फिर वे एक स्वर में बोले, हम निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेंगे और महल के स्वामी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं, महल के स्वामी जयंत ने कहा। हर महीने आपकी साधना के लिए औषधीय सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए कोई जिम्मेदार होगा। हाँ। इसके बाद सभी लोग कोर हॉल से बाहर चले गए। कोर हॉल छोड़ने के बाद रुद्र शिनिक्सियन पीक पर अपने आंगन में लौट आया। जब रुद्र पहुंचा तो आंगन में पहले से ही कई नौकरानियां मौजूद थीं।
ये लोग मुख्य शिष्यों के दैनिक जीवन और आहार की देखभाल के लिए जिम्मेदार थे। इस तरह का व्यवहार केवल मूल शिष्यों के लिए ही उपलब्ध था। अन्य शिखरों पर स्थित शिष्यों के लिए वस्त्र आदि की व्यवस्था बाहरी संप्रदाय के शिष्यों द्वारा की जाती थी। ग्रेड 9 गैदरिंग ओरिजिन फॉर्मेशन। मुझे आश्चर्य है कि इसका क्या असर होगा। नहा धोकर रुद्र अधीरता से प्रशिक्षण कक्ष में दाखिल हुआ। उसने सबसे पहले गैदरिंग ओरिजिन फॉर्मेशन में कदम रखा। उसकी आंखों में उत्सुकता के भाव थे और वह फॉर्मेशन पर अंकित रूनों को देख रहा था। 9वें स्तर का गैदरिंग युआन व्यूह 5 व्यूह स्तंभों से बना है जिन पर गहरे रून अंकित हैं। कुछ रून टैडपोल की तरह बहते हैं, प्रकाश से झिलमिलाते हैं, जबकि अन्य प्राचीन अक्षरों जैसे लगते हैं जिनमें एक अकथनीय दावलय समाहित है जो एक भव्य आभा उत्सर्जित करती है। रुद्र को सरणियां समझ में नहीं आती थीं और वह उन्हें अभी सीख नहीं सकता था, इसलिए कुछ देर तक देखने के बाद उसने अपनी निगाहें हटा लीं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सच्चे युवान क्षेत्र में कदम रखने में मदद कर सकते हैं, वह धीरे से बोला। फिर रुद्र एकत्रित युवान व्यूह में पालती मारकर बैठ गया और अपना कमर का टोकन निकाला। उसने लवकुश के निर्देशों का पालन किया और व्यूह को सक्रिय करने और स्वर्ग और पृथ्वी की युआन क्यू को आकर्षित करने के लिए टोकन में युआन क्यूई डालना शुरू कर दिया। जब युआन क्यू को कमर के टोकन में डाला गया तो एक चमक सी दिखाई दी। आसपास के स्तंभ खींचे हुए से प्रतीत हुए और एक ऐसी चमक बिखेरने लगे जिसने उसे घेर लिया। उसी समय स्तंभों पर अंकित रून प्रवाहित होने लगे, मानो वे जीवंत हो उठे हों। इस समय रुद्र ने अपने आंतरिक युआन क्यूई को एक मुहर में संघनित कर दिया। वह मुहर अजीब थी, मानो कोई प्राचीन अक्षर हो जो उसे लवकुश ने सिखाया हो। बिना किसी हिचकिचाहट के मुहर बनाने के बाद रुद्र ने अपनी हथेली से उसे निर्देशित किया और उसे सरणी के प्रकाश में इंजेक्ट किया। जैसे ही मुहर अंदर आई, स्तंभों की पंक्तियां चमक उठीं और प्रकाश की 5 किरणें ऊपर की ओर उठीं, जो साधना कक्ष के शीर्ष पर एक भंवर में परिवर्तित हो गईं। ये भंवर शून्य से जुड़ता हुआ, बाहरी दुनिया से जुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। अगर कोई गौर से देखे तो देख सकता था कि साधना कक्ष की छत पर भी चिकने दर्पण की तरह कई आकृतियां अंकित थीं, जो अब स्पष्ट रूप से सक्रिय और अंदर की ओर खींची हुई थीं। जब सरणी को सक्रिय किया गया तो घने युआन क्यूई भंवर से बाहर निकलने लगे। इतना ही नहीं, बल्कि 5 स्तंभों के बगल में भंवर भी बन गए, जिनसे सघन युआन क्यूई बाहर निकल आया। ये स्तर 9 एकत्रित युआन सरणी न केवल स्वर्ग और पृथ्वी शून्य से युआन क्यूई इकट्ठा कर सकती है, बल्कि सरणी का उपयोग करके पृथ्वी की नसों से युआन क्यूई को भी खींच सकती है। जिस गति से यह व्यूह युआन क्यू को खींचता है वह वाकई तेज है। जैसे ही उसने व्यूह को सक्रिय किया, रुद्र ने युआन क्यू के निरंतर प्रवाह को अपने चारों ओर महसूस किया। ये गति फैंग वंश के शाही महल में युआन क्यू को इकट्ठा करने वाली व्यूह रचना से कई गुना तेज थी। उच्च स्तरीय सरणी होने के अलावा यह मैलैप संप्रदाय के भीतर स्वाभाविक रूप से घने युआन क्यूई से भी सीधे संबंधित था। मैलैप संप्रदाय विशाल था और युआन क्यूई पृथ्वी शिराएं पूरे पर्वतों में फैली हुई थीं। ये पृथ्वी शिराएं जितनी युआन क्यूई उत्पन्न कर सकती थीं, उसकी तुलना फैंग वंश के शाही परिवार से नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा इन पर्वतों में कुछ अग्नि तत्व वाली पृथ्वी शिराएं और यहाँ तक कि बिजली जैसी दुर्लभ तत्व शिराएं भी थीं। हालांकि उन तात्विक शिराओं को मैलैप संप्रदाय के पूर्वजों द्वारा बलपूर्वक निकाल लिया गया था और अब वे बहुत विरल हो गई थीं। स्वर्गीय कला निगल, मेरे लिए निगल। घनी युआन क्यूई को महसूस करते हुए रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत स्वर्गीय कला को सक्रिय कर दिया। उसके पेट में एक भंवर बन गया और वह भूखे भेड़िए की तरह युआन क्यूई को बेतहाशा निगलने लगा। यह युआन क्यूई भंवर में निगल लिया गया और जल्दी से परिष्कृत किया गया, जो रुद्र के अपने युआन क्यूई में परिवर्तित हो गया। बिना किसी अपवाद के उसकी चेतना के सागर में मौजूद योद्धा आत्मा फिर से उभरने लगी। 2 पन्ने जैसे हरे रंग की शाखाएं उसके डेंटियन में उतर गईं और युआन क्यू को सोखने लगीं। रुद्र इस मामले में असहाय था, लेकिन वह इस गुरु के लिए युआन क्यू को लगातार निगलता ही जा रहा था। रुद्र यह भी जानता था कि यदि वह सच्चे युआन क्षेत्र में कदम रखना चाहता है तो उसे इस जन्मजात मार्शल भावना को संतुष्ट करना होगा। यदि उसने इस कारण परिश्रमपूर्वक साधना करना बंद कर दिया तो वह अपने जीवनकाल में कभी भी सुधार नहीं कर पाएगा। उसकी जन्मजात मार्शल स्पिरिट अब 7 फुट ऊंची हो गई थी, जिसकी कई शाखाएं लहरा रही थीं और उनकी हरी रोशनी दमक रही थी। पन्ना आत्मा की अंगूठी भी तेजी से चमकने लगी थी। यह शायद पूरी तरह से बनने ही वाली थी, लेकिन रुद्र को अंदाजा नहीं था कि यह मार्शल स्पिरिट कब विकसित होगी। रुद्र ने पूरी लगन से व्यू से युआन क्यू को अवशोषित किया। हालांकि उसे खुद कुछ नहीं मिला, फिर भी उसे जारी रखना पड़ा। 5 दिन पलक झपकते ही बीत गए। शाखाओं को मोटा होते और 2 कोमल हरी पत्तियों को हथेली के आकार का होते देखकर फिर भी रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा। पूरे आधे महीने के इंतजार के बाद योद्धा आत्मा का प्रकाश कांप उठा और आखिरकार एक बदलाव आया। भिन्न भिन्न चेतना के सागर में प्रकाश की एक चमक दिखाई दी। चमकदार हरा प्रकाश जोर से कांप उठा और हरे पेड़ के शीर्ष पर लहरें फैल गईं। चमकदार हरा प्रकाश एकाग्र होने लगा।
हरा वलय पहले बहुत बड़ा था, मानो हरे पेड़ को ढंके एक विशाल छतरी जैसा, लेकिन अब बीच में हरा प्रकाश एकाग्र होने लगा और वास्तव में हवा में लटकता हुआ एक गोलाकार वलय बनने लगा। ये सचमुच एक आत्मा वलय में बदल जाएगा। रुद्र का दिल धड़क उठा। अपनी मार्शल स्पिरिट में बदलाव महसूस करके वह बेहद खुश हुआ। पहले हरे पेड़ के ऊपर एक विशाल वलय था, लेकिन प्रकाश एक छतरी की तरह फैला हुआ था जो उसे ढंक रहा था, इसलिए इसे असली आत्मा वलय नहीं बल्कि एक प्रारंभिक रूप माना जाता था। लेकिन अब यह अलग था। अभिसारी प्रकाश स्पष्ट रूप से एक आत्मा वलय के निर्माण की लय थी। आत्मा वलय का प्रकाश लगातार एकत्रित होता रहा और एक वास्तविक वलय में परिवर्तित होता गया। उसी समय मार्शल स्पिरिट की शाखाएं भी रुद्र के शरीर में मौजूद युआन क्यूई को बेतहाशा अवशोषित कर रही थीं, जिससे उसे व्यू द्वारा अवशोषित युआन क्यूई को बेतहाशा निगलने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये व्यू रचना वास्तव में इतनी उन्नत थी कि सामान्य लोगों के लिए अकल्पनीय गति से स्वर्ग और पृथ्वी की युआन क्यूई को आकर्षित कर सकती थी। इसके अलावा मैलैप संप्रदाय की तात्विक शिराओं में युआन क्यू सघन था और वह रुद्र की ज़रूरतों को पूरा कर सकता था। अन्यथा ये योद्धा आत्मा उसे पूरी तरह से चूस लेने पर भी आगे नहीं बढ़ पाती। योद्धा आत्मा की उन्नति की कठिनाई को महसूस करने के अलावा रुद्र को अपने लिए संसाधनों के महत्व का भी एहसास था। अगर उसने मैलैप संप्रदाय में प्रवेश न किया होता और यह सर्वश्रेष्ठ स्तर 9 एकत्रित युआन सरणी प्राप्त न की होती, तो उसे नहीं पता था कि सच्चे युआन क्षेत्र में कदम रखने में उसे कितना समय लगेगा। फिर भी आत्मा वलय के पूरी तरह बनने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। स्थिति सुधरने में पूरे 5 दिन लग गए। पलक झपकते ही रुद्र को एकांत साधना के लिए व्यू में प्रवेश किए 20 दिन बीत गए। वह सहज लोक में भी प्रवेश कर चुका था और उसका शरीर नश्वरता की सीमाओं को पार कर चुका था। 1 महीने तक ना खाना पीना बिल्कुल ठीक था। रुद्र के विशेष शरीर के साथ कोई समस्या नहीं थी। वाह! रुद्र की मार्शल स्पिरिट में हरी रोशनी पूरी तरह से एकत्रित हो गई, जिससे मार्शल स्पिरिट वृक्ष के ऊपर लटकी एक चमकदार हरी गोलाकार अंगूठी बन गई। ये सोल रिंग अब चटक हरे रंग की हो गई थी, लगभग मध्यमा उंगली जितनी मोटी, मार्शल स्पिरिट के ठीक ऊपर तैर रही थी। अगर उसने ध्यान से महसूस किया तो आत्मा वलय के भीतर रून चमक रहे थे और उससे एक मंद अस्पष्ट आभा का उतार चढ़ाव फैल रहा था। अनजाने में रुद्र ने महसूस किया कि इस आत्मा वलय के साथ उसका संबंध और भी स्पष्ट हो गया है। उसने अपने मन से महसूस किया और आत्मा वलय के भीतर की संरचना को खोज सका, जो अलग अलग हरे रून थे जो किसी पत्ती की शिराओं की तरह किसी कॉन्टेक्स्ट से जुड़े हुए थे। क्या रूनों से युक्त आत्मा वलय आखिरकार बन गया है? रुद्र ने अपने हृदय में एक अकथनीय खुशी महसूस की जब उसने आत्मा वलय में परिवर्तन महसूस किया। उसे एक स्पष्ट पूर्वाभास था कि निकट भविष्य में वह सचमुच अपनी लड़ाकू भावना का रहस्य उजागर करने में सक्षम हो सकता है। क्या ये वास्तव में एक जीवन मार्शल आत्मा होगी? रुद्र इस बारे में प्रत्याशा से भरा था। आत्मा वलय के निर्माण के साथ मार्शल आत्मा की शाखाएं युआन क्यूई को 1 घंटे तक अवशोषित करती रहीं, अंततः रुक गईं। रुद्र ने अपने मन से महसूस किया और अचानक पाया कि मार्शल आत्मा के भीतर एक चेतना बन रही थी। इसके अलावा वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यह चेतना बहुत रहस्यमय थी, जैसे कि इसके उसके साथ अनगिनत संबंध हों। ध्यान से देखने पर ऐसा लगा जैसे किसी दूसरे स्व का पोषण हो रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा दूसरा रूप जन्म लेने वाला है? रुद्र स्तब्ध रह गया और यह विचार उसके मन में अचानक आया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और सोचना बंद कर दिया। देर सवेर उसकी लड़ाकू भावना का रहस्य पूरी तरह से उजागर हो ही जाएगा। शाखाओं के चेतना के सागर में प्रवेश करने के बाद स्वर्ग निगलने की कला द्वारा परिष्कृत युआन क्यूई को अंततः रुद्र के अपने युआन क्यूई में परिवर्तित किया जा सका। अब मेरे लिए सच्चे युआन क्षेत्र में प्रवेश करने का समय आ गया है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी साधना तकनीक को प्रसारित किया, सच्चे युआन क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी करते हुए। स्वर्ग निगलने की कला न केवल समस्त युआन क्यू को निगल सकती थी, बल्कि एक शक्तिशाली साधना पद्धति भी थी जो साधक के भविष्य के विकास के लिए अत्यंत लाभदायक थी। उदाहरण के लिए, जन्मजात क्षेत्र में सच्चे युआन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को युआन क्यू को परिष्कृत करके उसे सच्चे युआन में रूपांतरित करना पड़ता था। सामान्य साधना तकनीकों के कारण युआन क्यूई को सच्चे युआन में परिष्कृत करना कठिन हो गया। भले ही इसे सच्चे युआन में परिष्कृत किया गया हो, फिर भी यह साधक के शरीर में सच्चे युआन की विशाल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस वजह से बहुत से लोग सच्चे युआन क्षेत्र में कदम रखने में लगभग असमर्थ थे। भले ही वे सच्चे युआन क्षेत्र में प्रवेश कर गए हों, वे आगे कोई प्रगति नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके आसपास के संसाधन और उनकी साधना तकनीकें आगे की प्रगति के लिए पर्याप्त नहीं थीं। लेकिन रुद्र के पास स्वर्ग निगलने की कला थी और उसे इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, न ही उसे अपनी साधना पद्धति बदलने की ज़रूरत थी। 2 दिन बाद रुद्र की आंतरिक युआन क्यूई पूरी तरह से एकत्रित हो गई ताकि वह सच्चे युआन को संघनित करके सच्चे युआन क्षेत्र में प्रवेश कर सके। निगलने वाली स्वर्ग कला प्रसारित हुई, लगातार परिष्कृत और संपीड़ित हुई, जिससे रुद्र के शरीर के भीतर युआन क्यूई पानी की तरह घना हो गया।
गैस का द्रव में रूपांतरण यह एक रूपांतरण था। एक सहज क्षेत्र साधक के शरीर में युआन ची अविश्वसनीय रूप से उमड़ रही थी, लेकिन सच्चे युआन में संकुचित होने के बाद ये और भी अधिक अत्याचारी हो गई, मानो कोई नदी सब कुछ डुबो सकती हो। गैस के द्रव में परिवर्तित होने का अर्थ था कि भीतर की ऊर्जा पूरी तरह से संकुचित हो गई थी और मानव शरीर अधिक युआन ची संग्रहित कर सकता था। एक बार जब ये प्रस्फुटित होती तो इसकी शक्ति अकल्पनीय होती और उस स्तर तक पहुंच जाती जिसका सामान्य लोग विरोध नहीं कर पाते। इस कारण सहज क्षेत्र साधकों को सच्चे युआन क्षेत्र के साधकों से मुकाबला करना कठिन लगता था। ये सफल होगा। रुद्र ने अपने शरीर की ओर देखा और पाया कि उसकी आंतरिक युआन क्यू पूरी तरह से संकुचित हो गई थी और उसके विशाल डेंटियन में सच्चे युआन द्रव का एक पिंड प्रकट हुआ था। डेंटियन और शरीर की मेरिडियन की तुलना में यह सच्चा युआन बहुत छोटा था, लेकिन यह एक परिवर्तन और सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। सच्चा युआन क्षेत्र आखिरकार कामयाब हो गया। रुद्र के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। इतने लंबे समय तक लगातार प्रयास करने के बाद आखिरकार उसने सच्चे युआन क्षेत्र में कदम रख ही लिया। सच्चा युआन क्षेत्र शायद दूसरों के लिए उल्लेख करने लायक न हो, लेकिन रुद्र के लिए यह बहुत कठिन था, क्योंकि वह इस क्षेत्र में बहुत पहले ही प्रवेश कर सकता था, लेकिन अपनी जन्मजात लड़ाकू प्रवृत्ति के कारण वह ये कदम नहीं उठा पाया था और इसके लिए उसे बार बार दूसरों द्वारा अनदेखा किया जाता था। उसकी साधारण प्रतिभा का मजाक उड़ाया जाता था और उसे उपहास का पात्र बनाया जाता था। लेकिन अब ये सब अतीत की बात हो जाएगी। सच्चे युआन क्षेत्र में कदम रखना तो बस शुरुआत थी। रुद्र का मानना था कि स्वर्ग निगलने की कला और इस 9वें स्तर के युआन संग्रह तंत्र के साथ वह जल्द ही शुरुआती सच्चे युआन क्षेत्र की छोटी सी पूर्णता तक पहुंच सकता है, यहाँ तक कि शिखर तक भी। जब तक उसके पास पर्याप्त संसाधन हैं, उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से दूसरों से आगे निकल सकती हैं। अपने मन को शांत करते हुए रुद्र ने युआन क्यूई को अवशोषित करना जारी रखा तथा अपने राज्य को स्थिर करने के लिए उसे सच्चे युआन में परिवर्तित कर दिया। आधा महीना और बीत गया और रुद्र ने अंततः साधना बंद कर दी और अब वह पहले से ही प्रारंभिक सच्चे युआन क्षेत्र के छोटे से समापन में कदम रख चुका था। सच्चा युआन क्षेत्र प्रारंभिक, मध्य, अंतिम और पूर्ण चरणों में विभाजित है। प्रत्येक लघु क्षेत्र को लघु पूर्णता, प्रमुख पूर्णता और शिखर में विभाजित किया गया है। अब समय आ गया है कि मार्शल आर्ट्स हॉल में जाकर मार्शल आर्ट्स देखें। रुद्र उठकर साधना कक्ष से बाहर चला गया।